हेलो गाइस, आइसोमेरिज्म चैप्टर शुरू कर रहे हैं। अब आइसोमेरिज्म यानी हिंदी में बोलते हैं इसे समावयवता। आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे, आइसोमर पढ़ते हैं अपन। जो आइसोमेरिज्म है, आइसोमर है, वो दो शब्द से मिलकर बना हुआ है। एक तो है आइसो, दूसरा है मर। आइसो का मतलब क्या होता है? आइसो का मतलब होता है सेम, और मर का मतलब होता है एक यूनिट। ठीक है, यूनिट। यहां पे आपको बात करें आइसोमर की, एक वर्ड आइसो प्लस मर से मिलके बना है आइसोमर। आइसो का मीन होता है सेम, और मर का मतलब यूनिट। यानी आइसोमर वो होंगे जिनकी सेम यूनिट मतलब सेम मोलिकुलर फॉर्मूला होगा। आइसोमर कौन से कंपाउंड होंगे? वो कंपाउंड जिनका मोलिकुलर फॉर्मूला सेम हो रहा है, वो कंपाउंड आइसोमर होंगे। जनरली बात कर रहा हूं। अब इसकी डेफिनेशन, करेक्ट चीज क्या है वो अपन बात करें तो दो या दो से ज्यादा डिफरेंट कंपाउंड, टू या मोर देन टू डिफरेंट कंपाउंड, यहां पे बात करें आइसोमेरिज्म, टू और मोर देन टू डिफरेंट कंपाउंड have same molecular formula, they are known as isomer। ठीक है, they are known as isomer। यानी आइसोमर किसे बोलेंगे? दो या दो से ज्यादा डिफरेंट कंपाउंड जिनका मोलिकुलर फॉर्मूला सेम हो, उन्हें बोलेंगे अपन आइसोमर। अब सर, इस आइसोमर की क्या प्रॉपर्टी हो सकती है? जो आइसोमर होते हैं ना, उनकी बात करें तो आइसोमर की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी होगी जो डिफरेंट होगी। एटलीस्ट वन फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी तो डिफरेंट होनी ही चाहिए आइसोमेरिज्म के लिए, आइसोमर के लिए। इतनी बात क्लियर हो गई आपको? ठीक है। आइसोमर में अपन ने बोला कि मोलिकुलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए, वो होंगे आइसोमर। अगर मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है तो भाई इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला जो इसके एटम्स है उनका सिंपलेस्ट रेशियो। एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होता है? जो एटम्स है उनका सिंपलेस्ट रेशियो। कैसे? जैसे एम्पेरिकल फॉर्मूला भी सेम होगा, जैसे मोलिकुलर फॉर्मूला ग्लूकोज के लिए लिखे तो C6H12O6 है। ठीक है, इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होगा? इसका सिंपलेस्ट रेशियो ले लो, यानी C1H2O1। ठीक है, ये हो गया एम्पेरिकल फॉर्मूला। ऐसे बोलते हैं, ये होता है एम्पेरिकल फॉर्मूला, ये होता है मोलिकुलर फॉर्मूला, दोनों सेम होंगे। ठीक है, अगर ये एम्पेरिकल फॉर्मूला और मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है तो इसकी वेपर डेंसिटी भी सेम होगी। ठीक है, तो यहां पे अपन बात कर ले वेपर डेंसिटी की। वेपर डेंसिटी भी इनकी सेम होगी। क्यों होगी? क्योंकि वेपर डेंसिटी बराबर मोलिकुलर वेट बटा 2। तो इनका मोलिकुलर वेट सेम है, मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है, तो मोलिकुलर वेट भी सेम होगा, वेपर डेंसिटी सेम होगी, तो मोलिकुलर वेट भी सेम होगा। ये हो गए इसके थ्योरेटिकल पॉइंट की। आइसोमर की जो प्रॉपर्टीज की बात करें तो ये इसकी प्रॉपर्टी होती है। अब मैंने बोला कि जो मोलिकुलर फॉर्मूला है वो सेम होना चाहिए। इसकी डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन जो अपन ने निकाली है, सारी चीज में डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन की बता चुका पहले भी, अभी एक बार रिकॉल करवा देता हूं। DU यानी डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन, डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन भी क्या होगी? इसकी सेम होगी आइसोमर की। अब डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन क्या है? जो बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला फर्स्ट लेक्चर था ना, सेकेंड लेक्चर होगा, फर्स्ट लेक्चर होगा, उसमें फर्स्ट लेक्चर में मैंने बताया था आपको DU बहुत डिटेल में।
एक बार फॉर्मूला बता देता हूं डी यू का क्या होता है। डी यू का फॉर्मूला होता है 2 इंटू 2c, मतलब जितने कार्बन है उसको 2 से गुणा करो, 2c प्लस 2 प्लस नाइट्रोजन हो, हाइड्रोजन को घटाना है, इसमें से हेलोजन को घटाना है और बटा 2 कर देना है। ठीक है, ये हो गया। जैसे C4H10 के लिए निकालो आप डी कैसे निकालोगे C4H10 की डी दो कार्बन कितने हैं 4 प्लस 2 प्लस नाइट्रोजन नहीं है 0, कोई दिक्कत नहीं है। हाइड्रोजन कितने हैं 10 माइनस 10, कोई हेलोजन है क्या नहीं है, बटा 2। तो 2 इंटू 4 8 और प्लस 2 10 हो गए, 10 माइनस 10 0, तो ये इसकी डी आ गई 0। यानी डी 0 आने का मतलब क्या है कि इसमें ना तो कोई डबल बॉन्ड है ना कोई रिंग है, यानी कंपाउंड है ये, इसमें ओनली सिंगल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है। डी में एक चीज और बताई थी मैंने आपको कि जो है डबल बॉन्ड उसके लिए डी कितनी होती है, 1 डी होती है। ट्रिपल बॉन्ड के लिए डी कितनी होती है, 2 होती है। और कोई भी रिंग आ जाए, रिंग के लिए डी होती है 1। ये चीज भी मैंने बता चुका आपको, ठीक है, रिवाइज ही करवा रहा हूं यहाँ पे, क्योंकि डी वगैरह सेम होती है। आप डी चेक कर लोगे अगर किसी मोलिकुलर फॉर्मूला सेम दे रखा है, ठीक है। अगर आपको पूछा है कि डी के बेसिस पे बताओ, डी सेम हो गई तो वो हो गया आपका आइसोमर। इतनी बात क्लियर, ये चीज, यानी जितने पाई बॉन्ड हो रहे हैं ना, यानी एक डबल बॉन्ड में 1 पाई बॉन्ड तो 1 डी, ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाई बॉन्ड तो 2 डी, रिंग है रिंग की 1 होती है डी, ठीक है। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन होती है ये। इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखो अपन ने बोला कि आइसोमर वो होंगे जिनका मोलिकुलर फॉर्मूला सेम होता है, ठीक है सर, पर उनके कंपाउंड डिफरेंट होते हैं। कैसे सर, क्या ये कंपाउंड कैसे डिफरेंट होंगे? देखो मेरी बात सुनो, जैसे अपन कंपाउंड ले लें C2H6O, ये एक कंपाउंड है, ठीक है। इसका मोलिकुलर फॉर्मूला है C2H6O। इतनी बात क्लियर। अब आइसोमर क्या होते हैं, मोलिकुलर फॉर्मूला और डिफरेंट कंपाउंड हो गए। जैसे इसका बनाना चाहें अपन तो यहां पे CH3OCH3 एक कंपाउंड, इसका एक आइसोमर ये बन गया। दूसरा अगर अपन बनाना चाहें CH3CH2OH, अब ये बताओ दोनों कंपाउंड डिफरेंट है ना, दोनों कंपाउंड क्या है, डिफरेंट है, सही बात है। देखो ये C2H6O मोलिकुलर फॉर्मूला, इसमें 2 कार्बन और 6 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन है। इसमें भी 2 कार्बन 6 हाइड्रोजन हो गए और 1 ऑक्सीजन हो गया। इसमें भी 1 ऑक्सीजन, इसमें भी 1 ऑक्सीजन, इसमें भी 1 ऑक्सीजन, ठीक है, 2 कार्बन वाला। यानी इस मोलिकुलर फॉर्मूला के आपने 2 ये कंपाउंड बना लिए। कंपाउंड डिफरेंट है, मैंने बोला कि 2 और मोर देन 2 डिफरेंट कंपाउंड, कंपाउंड क्या है, डिफरेंट है दोनों, ठीक है। और इनका मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होगा, सेम होगा। मोलिकुलर फॉर्मूला ये सेम है। कंपाउंड डिफरेंट कैसे, ये क्या है, ये तो ईथर है और ये है एल्कोहल, तो ये क्या हो गए, आइसोमर हो गए, दोनों क्या हो गए, आइसोमर एक दूसरे के। और आगे देखेंगे ईथर और एल्कोहल आ गया तो ये फंक्शनल आइसोमर हो गए, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप चेंज हो गया। वो सारी चीजें अपन स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो आइसोमर का मतलब आपको पता चला, बेसिक क्या है, बेसिक यह है कि मोलिकुलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए, कंपाउंड डिफरेंट हो तो वो आइसोमर होते हैं। इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, डिफरेंट होती है। अब इनकी बात करें मोलिकुलर वेट की, वेपर डेंसिटी की, एम्पेरिकल फॉर्मूला, मोलिकुलर फॉर्मूला, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, ये सभी सेम रहती है। इतनी बात क्लियर, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि आपकी जो एनसीईआरटी है उसमें जो टाइप्स कितने दे रखे हैं उसके बारे में देखो। एनसीईआरटी में आइसोमेरिज्म जो ये चैप्टर है ना, ये ऐसे चैप्टर के रूप में नहीं दे रखा है। वहां पे देखो हाइड्रोकार्बन में भी आइसोमेरिज्म के टॉपिक मिलेंगे आपको, ठीक है।
हर जगह जीओसी में भी दे रखा है, तो हर जगह इसके कुछ पॉइंट्स बना के दे रहे क्या, तो अपन इसको एक चैप्टर के रूप में अलग से पढ़ते हैं, ठीक है। ओके, इतनी बात क्लियर। अब देखो आइसोमेरिज्म का टाइप्स देख लेते हैं। आइसोमेरिज्म, जो आइसोमेरिज्म होती है वो दो टाइप की होती है। एक तो अगर आपने डिफरेंट कंपाउंड बोला था ना, अब कंपाउंड को डिफरेंट कैसे करना है, या तो कंपाउंड की स्ट्रक्चर चेंज कर दो, भाई स्ट्रक्चर चेंज हो गया, आईपीएसी नेम चेंज हो गया ना उसका, या स्ट्रक्चर सेम रख के आप उसकी जो स्पेस में अरेंजमेंट है, यानी ये अगर स्पेस में अरेंजमेंट ऐसे है तो आप स्पेस में अरेंजमेंट उसकी अलग कर दो, तब वो कंपाउंड में आइसोमर हो जाएगा। या तो उसकी स्ट्रक्चर चेंज कर दो, या स्पेस में, जैसे स्पेस 3D में उसकी अरेंजमेंट ही चेंज कर दो। मान लो ये कंपाउंड है, ऐसे लगा, ऐसे कंपाउंड है आपके पास ऐसा, 3D में अगर आप इसको चेंज करना चाहो तो मान लो 3D में ये लो, इसकी अरेंजमेंट ऐसे कर दी, यानी अरेंजमेंट ही चेंज कर दी आपने 3D में, तो या तो ये कर सकते हो, या आप उसकी स्ट्रक्चर को ही चेंज कर दो तो भी वो आइसोमर होंगे। तो अपन बात करें इस बेसिस पे, आइसोमेरिज्म को टू पार्ट्स में अपन ने बांटा। एक होता है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, ठीक है। दूसरी होती है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। क्या होती है? स्टीरियो। ओके, इतनी बात क्लियर। अब जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है इसको समझते हैं, ये है क्या। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म नेम को देखो, इसका नाम क्या बोल रहा है, इसका नाम बोलता है भाई कि स्ट्रक्चरल है, यानी इसकी स्ट्रक्चर में चेंज है, तो अपन यहां पे बोल सकते हैं स्ट्रक्चर डिफरेंट होगी। कम आइसोमर वो होंगे जिनकी स्ट्रक्चर डिफरेंट है, वो स्ट्रक्चरल आइसोमर में आएंगे। तो स्ट्रक्चर इसमें क्या हो गई? डिफरेंट हो गई, पहली बात। दूसरी बात अपन करें तो आईपीएसी नेम, आईयूपीएसी जो नेम होता है वो भी इनका डिफरेंट होता है। भाई स्ट्रक्चर चेंज हो गई किसी चीज की, यानी क्लोरीन 1 पे लगा था, क्लोरीन 2 पे लग गया, 3 पे लग गया, तो स्ट्रक्चर चेंज हो गई। स्ट्रक्चर चेंज हो गई तो भाई आईपीएसी नेम तो चेंज होगा ना। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में स्ट्रक्चरल आइसोमर वो होंगे जिनकी स्ट्रक्चर डिफरेंट होगी और उनका आईपीएसी नेम भी डिफरेंट होगा। ये बात समझ में आ रही है ना। अब आगे बढ़ते हैं, जो स्ट्रक्चरल आइसोमर है वो कौन कौन से हैं सर, उनकी भी बात करते हैं। चलो ठीक है, आ जाओ। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में अपन पढ़ेंगे पहले चेन आइसोमर, चेन आइसोमेरिज्म, ठीक है। दूसरा अपन पढ़ने वाले हैं यहां पे पोजीशन, पोजीशन आइसोमेरिज्म। अब देखो चेन आइसोमर है, यानी कार्बन की जो मेन चेन होगी वो चेंज हो जाएगी। नाम से ये सारे आइसोमर आपको याद हो जाएंगे। चेन आइसोमेरिज्म में चेन चेंज हो जाएगी। पोजीशन आइसोमेरिज्म में डबल बॉन्ड या फंक्शनल ग्रुप है आपके पास, या सब्सटेंट चेन है, उसकी पोजीशन चेंज हो रही है, ठीक है, तो वो पोजीशन आइसोमर हो गया, ठीक है। वो सारे डिटेल में भी पढ़ने वाले हैं, एक बार आइडिया दे रहा हूं। तीसरा अपन पढ़ेंगे यहाँ पे चेन, रिंग चेन आइसोमेरिज्म, रिंग चेन आइसोमेरिज्म, ठीक है। फोर्थ है फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म कर लो इसको, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। रिंग चेन में, रिंग चेन में क्या होगा, एक तो होगी आपके पास साइक्लिक रिंग, एक ओपन चेन होगी, ठीक है, यानी इसकी डीयू सेम रहनी चाहिए भाई, डीयू डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन सेम रहनी चाहिए। आप रिंग चेन निकालोगे ना, सबसे सिंपल तरीका बता रहा हूं, अगर आप डीयू चेक कर लो रिंग की, ठीक है, और ओपन चेन की, अगर डीयू सेम आ गई ना तो आप उसको रिंग चेन बोल देना, खत्म बात इतने में, ठीक है। फंक्शनल आइसोमेरिज्म, फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट आ जाए
तब ये फंक्शनल आइसोमेरिज्म होती है। पांचवा अपन पढ़ने वाले है यहाँ पे मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म, मेटामेरिज्म किसमें होगी? मेटामेरिज्म होगी पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप। पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप का मतलब है कि एक ऐसा फंक्शनल ग्रुप जिसके दोनों ओर कार्बन की चेन लग जाए, यानी ये कोई रेड वाला है, ये रेड पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप है ये, तो इसके इधर भी कार्बन की चेन लगेगी और इधर भी कार्बन की चेन लगेगी, यानी ये रेड है ना, ये पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप है। अगर अपन बात करें मोनोवेलेंट की, तो ये मान लो ग्रीन वाला मोनोवेलेंट फंक्शनल ग्रुप है, जिसका ये ग्रीन पार्ट ही चेन जुड़ेगी, ग्रीन पार्ट से ही चेन जुड़ सकती है, यहां से चेन नहीं जुड़ सकती है, तो ये ऐसे हो गया। ये जो ग्रीन वाला है, यहां पे बात करें इस ग्रीन की, तो ये ग्रीन है ना, ये क्या हो गया? मोनोवेलेंट। और ये रेड वाला मार्कर, ऐसा मार्कर जिसके इधर भी कार्बन की चेन है और इधर भी कार्बन की चेन है, तो ये पॉलीवेलेंट हो गया। सारी डिटेल पढ़ाने वाला हूं इसमें भी अपन। नेक्स्ट अपन बात करते हैं 6 नंबर पे टोटोमेरिज्म। टोटोमेरिज्म, टोटोमेरिज्म में अल्फा कार्बन, अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, sp3 होना चाहिए, कॉन्जुगेटेड सिस्टम होना चाहिए, वो सारी डिटेल इसकी तो भाई एक एक डिटेल, एक एक पॉइंट्स आपको समझाने वाला हूं, ठीक है। टोटोमेरिज्म इंपॉर्टेंट है, कीटोइनोल वाला सब चीजें, सारी डिटेल आपको पढ़ाई जाएगी, ठीक है। ओके, अब देखो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के ये पार्ट आपको पढ़ने हैं। अब आते हैं थोड़ा स्टीरियो का बेसिक देखते हैं, ठीक है, वो भी अपन आज शुरू करने वाले स्ट्रक्चर। स्टीरियो देखो, स्टीरियो का क्लासिफिकेशन देखते हैं। जनरली होती क्या है यार स्टीरियो आइसोमर मेरिज्म, होती क्या है ये बताओ। स्टीरियो आइसोमर किसे बोलेंगे? स्टीरियो आइसोमर वो होते हैं जिनका देखो स्ट्रक्चर भी सेम होगा। इसमें स्टीरियो आइसोमर में लिखो आप, स्ट्रक्चर सेम है। बात करें स्ट्रक्चर की, स्ट्रक्चर सेम है, आईयूपीएसी नेम भी सेम है, चेंज क्या है भाई? इसमें चेंज होगा, डिफरेंट क्या होगा? डिफरेंट होगा जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो एटम्स हैं, उनकी 3D में अरेंजमेंट, 3D में ओरिएंटेशन उनका चेंज हो जाएगा। तो जो एटम्स है, एटम्स का 3D में अरेंजमेंट या स्पेस में अरेंजमेंट डिफरेंट होता है, तो उसे आप बोलते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म, ठीक है। स्ट्रक्चर में क्या था? स्ट्रक्चर डिफरेंट थी तो आईपीएसी नेम भी डिफरेंट हो गया था। स्टीरियो में क्या हुआ कि जो एटम है वो 3D में किस प्रकार किस रूप से वो अरेंज है, उस बेसिस पे आप इसका देखते हैं कि अगर एटम्स 3D में अरेंजमेंट डिफरेंट है तो वो स्टीरियो आइसोमेरिज्म होगा। अब देखो स्टीरियो आइसोमेरिज्म को अपन क्लासिफाई कर लेते हैं, तो दो टाइप से अपन पढ़ेंगे यहां पे। एक तो स्टीरियो आइसोमर पढ़ेंगे कन्फर्मर, कन्फर्मर आइसोमर के रूप में, कन्फर्मर आइसोमर के रूप में। दूसरा क्या होता है? कॉन्फ़िगरेशन चेंज होगा, कॉन्फ़िगरेशनल, ठीक है, 3D में कॉन्फ़िगरेशनल चेंज, ठीक है, तो दूसरी होती है कॉन्फ़िगरेशनल। कॉन्फ़िगरेशनल चेंज, कॉन्फ़िगरेशनल में एक आएगी आपके पास जियोमेट्रिकल और एक होगी ऑप्टिकल। एक होती है जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, जिसे आप बोलेंगे जीआई, ये पढ़ने वाले हैं, पूरी डिटेल में पढ़ने वाले हैं। दूसरी होगी ऑप्टिकल, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ओआई बोलते हैं जिसे, ठीक है। ये चीज हो गया इसका क्लासिफिकेशन। देखो एक बार बताऊं, आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म को दो टाइप में बांटा है। एक तो स्ट्रक्चर चेंज हो या आईपीएसी नेम चेंज हो तो उसे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म बोलेंगे। अगर उसका 3D स्पेस में अरेंजमेंट चेंज हो जाता है मॉलिक्यूल्स का तो उसे बोलेंगे स्टीरियो आइसोमेरिज्म। इतनी बात क्लियर। अब स्टीरियो आइसोमेरिज्म को दो पार्ट में बांटा, एक तो कन्फर्मर जो एथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन, इनके अपन
कन्फर्मर पढ़ने वाले हैं, वो सारी डिटेल वहां पे पढ़ाएंगे, ठीक है। दूसरा होता है कॉन्फ़िगरेशनल चेन, जैसे जीआई और ओआई, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहां से आता है। ओआई और जीआई इंपोर्टेंट है, कीटो इनोल टोटोमेरिज्म वाला इंपोर्टेंट है, ठीक है। ये चीजों से तो क्वेश्चन हॉट पॉइंट है, यहां से क्वेश्चन बनता ही बनता है, ठीक है। अब आगे अपन देखते हैं कि सर ये देखो एग्जांपल से तो बताओ इसको। तो यहां पे अपन बात करें स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और स्टीरियो आइसोमेरिज्म को शो करने की। जैसे हमारे पास एक एग्जांपल की बात करते हैं, सी डबल बॉन्ड सी, यहां पे ब्रोमीन लगा दिया अपन ने, यहां पे ब्रोमीन लगा दिया, और यहां पे हाइड्रोजन, यहां पे हाइड्रोजन लगा दिया। अब अपन बात करते हैं इस ब्रोमीन का चेंज यहां पर कर देते हैं, इस हाइड्रोजन का चेंज यहां पर कर देते हैं, तब क्या होगा, सी डबल बॉन्ड सी, यहां पर होगा हाइड्रोजन, यहां पे ब्रोमीन, यहां पे ब्रोमीन, यहां पे अपन हाइड्रोजन लगा देते हैं। मान लो एक बार ये कर दिया, एक कंपाउंड इसी का अपन ने डिफरेंट तरीके से ऐसे बना दिया, यहां पे ब्रोमीन लगा दिया, यहां पे ब्रोमीन लगा दिया, इधर हाइड्रोजन और इधर हाइड्रोजन, ये कंपाउंड बन गए। अब आपने को देखना है कि इसमें कौन सा स्टीरियो है, कौन सा स्ट्रक्चरल है। अब देखो मेरी बात सुनो, ये ए है, ये बी है, ये सी है। अब ये बताओ ए और बी को देखते हैं अपन, इसको और इसको, क्या इनमें कोई स्ट्रक्चर में चेंज है? स्ट्रक्चर में चेंज है, मैं बताऊं। इस कार्बन को देखो आप, इस कार्बन को देखो, इस कार्बन पे 2 ब्रोमीन लगे हुए हैं, और यहां पे इस कार्बन पे 1 ब्रोमीन लगा हुआ है ओनली, दूसरा ब्रोमीन दूसरे कार्बन पे है। तो यानी ए और बी क्या हो गए, स्ट्रक्चर में चेंज आ गया, इनकी स्ट्रक्चर में चेंज आ गया, तो ए और बी क्या हो गए, स्ट्रक्चरल आइसोमर। यहां पे लिख देता हूं, ए और बी क्या हो गए, स्ट्रक्चरल आइसोमर, ठीक है। ए और बी ये वाले। अगर ए और सी की बात करें तो वही सी पे 1 ब्रोमीन है इस कार्बन पे, और इस कार्बन पे 1 ब्रोमीन है, और यहां पे तो एक कार्बन पे 2 ब्रोमीन है, यानी इसमें ए और सी भी क्या है, स्ट्रक्चरल आइसोमर। तो ए और सी भी क्या है, स्ट्रक्चरल आइसोमर। पर मेरे को ये बताओ, अगर मैं बात करूं बी और सी की, इन दोनों कंपाउंड्स की, बी और सी की, तो बी और सी में एक कार्बन पे 1 ब्रोमीन, एक कार्बन पे 1 ब्रोमीन, दूसरे कार्बन पे दूसरा ब्रोमीन, दूसरे कार्बन पे दूसरा ब्रोमीन, ठीक है। स्ट्रक्चर तो इनकी सेम है, पर इनमें क्या है, इसकी 3D में अरेंजमेंट डिफरेंट है, क्योंकि एक बार देखो ब्रोमीन, एक बार ब्रोमीन ऊपर है, यहां पे देखो दोनों ब्रोमीन ऊपर है ऐसे, दोनों ब्रोमीन ऐसे हैं, और एक बार में दूसरे में क्या हो रहा है, इसमें बी वाले में ये एक ब्रोमीन ऐसे है और एक ब्रोमीन ऐसे है, ठीक है, समझ गए। यानी स्ट्रक्चर एक बार ऐसे हो गई और एक बार ऐसे है, दूसरी बार में ऐसे हो गई, एक बार ऐसे है। बी वाला कैसे है, बी वाले में देखो एक तो इधर और एक इधर ऐसे है, ठीक है, 180 डिग्री। और सी वाला कैसे है, ऐसे है, ठीक है, एक सिस और एक ट्रांस बन जाता है, वो चीज भी बताऊंगा सिस और ट्रांस की। तो बी और सी को अपन क्या बोल सकते हैं, बी एंड सी, यहां पे लिख देता हूं बी एंड सी। बी और सी है स्टीरियो, स्टीरियो आइसोमर। इतनी बात क्लियर हो गई ना, ये क्लासिफिकेशन क्लियर हुआ। अब अपन चेन आइसोमेरिज्म से शुरू करते हैं, पहला टॉपिक, ठीक है। अब बात करते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में फर्स्ट चेन आइसोमेरिज्म के बारे में। तो पहला टॉपिक रहेगा अपना चेन आइसोमेरिज्म। अब चेन आइसोमर क्या होंगे, देखो जो आइसोमेरिज्म है ना, उसमें पहले बता चुका कि मोलिकुलर फॉर्मूला होता है ना इनका, वो क्या होता है, सेम होता है। तो ठीक है, वो चीज तो कंपलसरी है आइसोमर के लिए, हर आइसोमर में मोलिकुलर फॉर्मूला सेम होगा। तो चेन आइसोमेरिज्म है, तो चेन आइसोमर होंगे, उनमें मोलिकुलर फॉर्मूला एमएफ से लिख देते हैं इसे, मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होगा, सेम होगा। इनमें जो फंक्शनल ग्रुप होगा
वो भी सेम रहना चाहिए, फंक्शनल ग्रुप भी सेम रहना चाहिए। तो ये सेम रहेंगे तो सर डिफरेंट क्या होगा और किस बेसिस पे चेन आइसोमर को अपन डिफरेंशिएट करेंगे। तो जो चेन आइसोमर है उसमें पेरेंट कार्बन चेन, पेरेंट कार्बन चेन, पेरेंट की जो पेरेंट कार्बन चेन है वो होगी डिफरेंट, ये ध्यान रखना। पेरेंट कार्बन चेन डिफरेंट होती है, यानी जो मेन कार्बन की चेन लेंगे ना वो डिफरेंट होगी, तब वो जो है चेन आइसोमर होंगे। ठीक है, कैसे सर? एक बार देखो, जैसे एग्जांपल की बात करते हैं अपन यहां पर 1 2 3 4 5, ये 5 कार्बन की चेन ले ली अपन ने। दूसरी 5 कार्बन की चेन एक और ले लेते हैं, एक ये हो गया। अब ये दोनों को देखो, इन दोनों को देखो, इसमें सबसे पहले क्या देखो आप, जो पेरेंट कार्बन चेन है यानी मेन कार्बन की जो चेन है, पेरेंट कार्बन की चेन, इसमें है 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन की है, और यहां पर है 1 2 3 एंड 4, यानी इसमें है 4 कार्बन की, उस पे एक मेथिल ग्रुप सब्स्टिट्यूट लगा हुआ है, और यहां पर है क्या, 6 कार्बन की चेन। यानी जो मेन कार्बन की चेन है यानी पेरेंट कार्बन चेन है वो डिफरेंट हो गई, तो वो क्या होंगे, चेन आइसोमर कहलाएंगे। जैसे एक एग्जांपल की बात करें, यहां पर CH3 CH2 CH2 CH2, ठीक है, यहां पर CH3 लग गया, यहां पर CH3 लगा दिया, ठीक है, और यहां पर CH3 लगा हुआ है। एक तो ये स्ट्रक्चर है, और दूसरी स्ट्रक्चर मैं बताऊं आपको, एक बना देते हैं अपन CH3 CH CH CH2 CH2 CH3, यहां पे CH2 कर दो इसको, और यहां पे इसको कर दो CH3, ठीक है। अब आपको देखना है मेन पेरेंट कार्बन की चेन कितने कार्बन की है। अगर पेरेंट कार्बन चेन डिफरेंट आ जाए और मोलिकुलर फॉर्मूला सेम रहे, यानी टोटल कार्बन देख लो, 1 2 3 4 5 6 7, इसमें 7 कार्बन की चेन है, और ये है 1 2 3 4 5 6 7, ये भी 7 कार्बन की है, तो यानी 7 कार्बन तो है, यानी मोलिकुलर फॉर्मूला तो इनका सेम है। यहां पे लिख लो मोलिकुलर फॉर्मूला क्या है, मोलिकुलर फॉर्मूला इनका रहा सेम। अब मेन कार्बन की चेन देखो, इसमें अपन मेन कार्बन की सबसे लॉन्गेस्ट चेन लेते हैं ना, आईपीएसी में जो चेन लेते हैं वो चेन ले लो, ऐसे ले लिया, नंबरिंग कर दो 1 2 3 4 5, 5 कार्बन की मेन चेन है, और यहां पर अगर मेन चेन लेते हैं अपन, तो ये देखो इसमें कितने कार्बन की होगी, 1 2 3 4 5 6, इसमें कितने हो गए, 6 कार्बन। यानी मेन जो कार्बन की चेन है यानी पेरेंट कार्बन की चेन, इसे पीसीसी भी लिख देता हूं मैं, पीरिडियम क्लोरोक्रोमेट नहीं है ये है पेरेंट कार्बन चेन, ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट समझ लो कहीं इसको, ठीक है। ये कीटोन वाली चीज है, पीसीसी पीडीसी वगैरह वो, ठीक है, जोन्स रिएजेंट। पेरेंट कार्बन चेन को पीसीसी लिख लिया। अब इसमें जो पेरेंट कार्बन चेन है यानी पीसीसी, वो क्या हो गई, डिफरेंट, और पेरेंट कार्बन चेन अगर डिफरेंट गई ना तो वो हो गए चेन आइसोमर, ठीक है। एक एग्जांपल और देखो, जैसे आपके पास ये एग्जांपल दिया हुआ हो, यहां एक कार्बन लगा हुआ है CH3 ग्रुप, और एक आपके पास कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है, ये बताओ इन दोनों में, ये बेंजीन नहीं है सॉरी, ये हेक्सेन है, हेक्सेन, ठीक है, तो इन दोनों में बताओ आप मेरे को कि ये चेन आइसोमर है या नहीं है। सबसे पहले क्या करना है, एक मेन कार्बन चेन, पेरेंट कार्बन चेन देखना है, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन की पेरेंट चेन है, और यहां पर कितने की है, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन की चेन है। अब यहां पे बता दो मोलिकुलर फॉर्मूला तो सेम है ना भाई, इसमें भी 6 कार्बन हो गए, 1 2 3
4 5 6 कार्बन, और यहां पे भी 6 ही हैं, ठीक है। तो इसमें मोलिकुलर फॉर्मूला तो इसका रहा सेम, बट जो पेरेंट चेन है, पेरेंट कार्बन चेन, ये क्या होगी, डिफरेंट। पेरेंट कार्बन चेन अगर डिफरेंट हो जाती है तो वो होते हैं चेन आइसोमर। इतनी बात क्लियर हो गई यहां पे, ठीक है। अब मेरे को एक चीज आप बताओ कि मिनिमम मिनिमम कितने कार्बन चाहिए एल्केन को कि वो चेन आइसोमेरिज्म शो कर दे। मेरी बात ध्यान से सुनो, मिनिमम कितने कार्बन चाहिए एल्केन को कि वो चेन आइसोमेरिज्म शो करे, बताओ। अगर 3 कार्बन लेते ना तो चेन आइसोमर होंगे ही नहीं, बनेंगे ही नहीं उसके। 4 कार्बन लो, बन सकते हैं। जैसे यहां पे पॉइंट लिख लो आप, रिक्वायर्ड मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन टू नंबर ऑफ कार्बन इन एल्केन, इन किसमें, एल्केन में, टू शो सी आई का मतलब है चेन आइसोमेरिज्म। एल्केन में कितने चाहिए, एल्केन में चाहिए मिनिमम 4 कार्बन। अगर 4 कार्बन होंगे ना तभी वहां पे चेन आइसोमर होगी। 3 कार्बन होंगे नहीं होगी, 2 में भी नहीं होगी। कैसे, 4 कार्बन में कैसे होगी, मान लो ये 4 कार्बन एक, दूसरा अगर ये 3 की रिंग, 3 की चेन बना दी और एक यहां पे सब्स्टिट्यूट लगा दिया, देखो ये हो गया ना। 3 में तो नहीं होता, अगर 3 की आप बना रहे हो और 3 में अब कैसे बनाओगे, इसका दूसरा चेन आइसोमर बन ही नहीं सकता 3 कार्बन का। तो इसलिए 4 कार्बन मिनिमम होते हैं एल्केन में जो है चेन आइसोमेरिज्म शो करने के लिए। कैसे, देखो 1 2 3 4, यहां पे 4 कार्बन की चेन है और यहां पे 1 2 3 3 कार्बन की चेन है। अगर पेरेंट कार्बन की चेन डिफरेंट हो जाए तो वो चेन आइसोमर होते हैं। इतनी बात क्लियर। अब देखो यहां पे एल्काइन के लिए देख, एल्कीन के लिए देख लो, वही रिक्वायर्ड मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन इन एल्कीन टू शो सी चेन आइसोमर शो करने के लिए एल्कीन में कितने कार्बन चाहिए, एल्कीन में भी 4 कार्बन ही चाहिए। 4 कार्बन होंगे एल्कीन में तभी वहां पे चेन आइसोमर शो होगा। कैसे, देखो 4 कार्बन, ये 4 कार्बन, यहां पे लगा लिया डबल बॉन्ड, ये एल्कीन बन गई। एक एल्कीन तो ये हो गई, दूसरी एल्कीन आप ऐसे बना लो, ये डबल बॉन्ड यहां रह गया और ये सब्स्टिट्यूएंट के रूप में आ गया। तो एल्कीन में भी 4 कार्बन मिनिमम रिक्वायर्ड होते हैं जो चेन आइसोमर है वो शो करने के लिए। इतनी बात क्लियर। अब सर एल्कीन तो हो गया, अब आप एल्काइन में बताओ हमारे को, तब मानेगा आप। तो एल्काइन में आ जाते हैं अपन, बात कर लेते हैं। देखो पॉइंट है रिक्वायर्ड मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन इन एल्काइन। अरे ये तो पता है ना, एल्केन का मतलब सिंगल बॉन्ड, एल्काइन का मतलब डबल, एल्कीन का मतलब डबल बॉन्ड, एल्काइन का मतलब ट्रिपल बॉन्ड। आईपीएससी नोमेनक्लेचर पढ़ के आए हो ना, आइसोमेरिज्म पढ़ने, ठीक है। एल्कीन, ठीक है। एल्काइन में बात कर लेते हैं अपन, एल्काइन टू शो चेन आइसोमर शो करने के लिए कितने मिनिमम कार्बन चाहिए होंगे, ठीक है। तो इसका आंसर है 5 कार्बन। ये 4 कार्बन में काम नहीं चलेगा, एल्काइन हो तब। क्यों, एक कार्बन पे 4 बॉन्ड हो सकते हैं, 5वां बॉन्ड बना ही नहीं पाओगे। कैसे, देखो एक बार 5 कार्बन ले लेते हैं एक बार अपन, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन ले लिया और यहां पे ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया। एक तो स्ट्रक्चर ये बन गई, दूसरी इसकी स्ट्रक्चर बनाना चाहें तो ये यहां पे ये हो गया। अब देखो जो ये है, अगर यहां से एक वो जो यहां का कार्बन है इसको यहां पे लगाएं
तो नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि यहाँ पे 4 कार्बन हो गए, ठीक है। जहां पे लगाए यहाँ पे भी नहीं लग सकता है, यहां पर लगाए तो सेम हो जाएगा। तो क्या करो, इस जो ट्रिपल बॉन्ड है इसको चेंज कर दो, इसको यहां पे कर दो, ट्रिपल बॉन्ड यहां पे गया, एक कार्बन यहां पे सब्स्टिट्यूट हो गया। अब मेन कार्बन की चेन देख लो, वो डिफरेंट हो जानी चाहिए। मेन कार्बन देखो 1 2 3 4 5, 5 है इसमें, पीसीसी 5 है, पेरेंट कार्बन चेन 5 कार्बन की है, और यहाँ पे 1 2 3 4 4 कार्बन की है, ठीक है। अगर आप बोल रहे थे कि सर इसमें 4 कार्बन ले लो, 4 कार्बन लोगे ना तो ये CH3 नहीं आएगा। अब इस एक बॉन्ड को कहां पे लगाओगे, एक CH3 को कहां पे लगाओगे, ये डबल बॉन्ड, ये ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ पे एक कार्बन पे 4 ही वैलेंसी होती है, 5वीं बना ही नहीं सकते आप, ठीक है। अरे जैसे यहाँ पे 4 कार्बन ले लिया आपने, मान लो 4 में तो होगा ही नहीं, कैसे होगा, एक तो ये बन गया 4 का, दूसरा क्या बनाओगे, दूसरा ऐसे करके ये 3 पे यहां पे लगा दिया, और चौथा कहां पे लगाओगे, अगर यहां पे लगाते हो तो वो सेम बन गया उसके, यहां पे लगाते हो, यहां पे लगाते हो तो देखो कार्बन कितने हो गए, 1 2 3 4, 4 कार्बन की चेन हो गई, और यहाँ पे भी 1 2 3 4 4 कार्बन की चेन हो गई। कार्बन की चेन डिफरेंट होनी चाहिए, तो ये 3 में 4 में तो बन ही नहीं सकता एल्काइन के साथ में, एल्कीन और एल्केन में 4 कार्बन की होती है, ठीक है। इतनी बात क्लियर, चलो ठीक है। ये हुआ आपका चेन आइसोमर पूरा, ठीक है। अब अपन चले आगे, पोजीशन वाला पढ़ ले हम, पोजीशन आइसोमेरिज्म। पोजीशन आइसोमेरिज्म में क्या होगा कि कोई भी आपके पास डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, कोई भी फंक्शनल ग्रुप है, उसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी, बस इतनी चीज होती है पोजीशन में, चेन में, इनमें। चेन आइसोमेरिज्म में चेन चेंज हो गई, पोजीशन में पोजीशन चेंज हो जाएगी, फंक्शनल में फंक्शनल ग्रुप चेंज हो जाएगा, बस इतनी बात है यार। पढ़ो आगे, पोजीशन आइसोमेरिज्म। पोजीशन आइसोमेरिज्म की बात करते हैं सेकेंड नंबर। पोजीशन आइसोमेरिज्म में वही पॉइंट आपको याद रखना है, क्या कि सर इसमें मोलिकुलर फॉर्मूला होता है, वो क्या होगा, सेम होगा। मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होगा, सेम होगा। फंक्शनल ग्रुप सेम होगा। तो सर डिफरेंट क्या होगा, डिफरेंट होगा कि जो मेन कार्बन की चेन है, आपकी कार्बन की जो चेन है उसके अंदर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड या कोई भी फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन, यानी पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, यहां पे लिख देता हूं, पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप चेंज नहीं होगा, फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज होगी। ये क्या हो जाएगी, चेंज हो गई। अगर डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड या पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन अगर वहां पे चेंज हो गई तो आप डिफरेंट हो गई, तो आप बोलेंगे कि वहां पे पोजीशन आइसोमर है। डबल बॉन्ड की पोजीशन, ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन या फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज हो जाती है, तब आप बोलेंगे कि वहां फंक्शनल आइसोमेरिज्म है। मोलिकुलर फॉर्मूला सेम, फंक्शनल ग्रुप सेम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखो जैसे ये आपके पास एक यहां पर डबल बॉन्ड है, ठीक है, और एक डबल बॉन्ड आपका यहां पर है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखो, अगर यहां पे डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज कर दी जाए तो आप बोलेंगे कि वहां पे क्या है, पोजीशन आइसोमेरिज्म। तो अपन ने क्या किया, ये यहां पर और ये यहां पर, तो आप बताओ इसमें डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज हुई है या नहीं हुई है। ये डबल बॉन्ड पहले यहां पे था, अब यहां पे आ गया, ठीक है, पहले यहां था फिर यहां पे आ गया, यहां पे, तो ये पोजीशन चेंज हो गई, किसकी, डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज कर दी अपन ने। किसी भी फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज हो, या यहां पे सब्सटेंट की बात कर लें, जो आर ग्रुप है, एल्किल ग्रुप या सब्सटेंट है, उसकी भी पोजीशन चेंज होती है, ठीक है। यहां पे लिख देता हूं सब्स्टिट्यूएंट, सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन
चेंज, ठीक है। और सेम क्या रहेगा इसमें, पेरेंट कार्बन चेन सेम रहेगी, ये ध्यान रखना। पीसीसी सेम रहती है, पीसीसी सेम, पेरेंट कार्बन की जो चेन होगी वो सेम रहेगी, किसमें, पोजीशन आइसोमर में। क्लियर बात हुई। अरे मेरी बात ध्यान से सुनो, क्या डिफरेंस है, चेन आइसोमर में तो जो पेरेंट कार्बन चेन थी ना वही डिफरेंट थी। यहां पे क्या होगा, पेरेंट कार्बन की चेन तो सेम रहेगी पर डिफरेंट क्या होगा, डबल बॉन्ड सब्सटेंट या फंक्शनल ग्रुप कोई आ गया तो उसकी पोजीशन डिफरेंट हो गई, ये सारी चीजें होगी इसमें पोजीशन आइसोमेरिज्म में। जैसे अपन बात करते हैं यहाँ पे, एक एग्जांपल लेते हैं, CH3 CH CH2 CH2 CH3 और यहां पे लगा दिया SH थायराइड को, ठीक है, SS लगा दिया। एक एग्जांपल की बात करें यहाँ पे, CH3 CH2 CH, यहां पे लगा दिया SH CH2 CH3। अब मेरे को बताओ यहां पे क्या हुआ, ये दोनों क्या है, क्या चेन आइसोमर है या पोजीशन आइसोमर है, इसकी बात करते हैं। इसमें देखो सबसे पहले आपको देखना है जो पेरेंट कार्बन है ना चेन, वो तो सेम रहनी चाहिए, तो 1 2 3 4 5 ये 5 कार्बन की है, ये भी 1 2 3 4 5 ये भी 5 कार्बन की है, 5 कार्बन है। ये SH ग्रुप 3 पे लगा हुआ है और यहाँ पे 2 पे लगा हुआ है, तो ये क्या हो गया, ये जो फंक्शनल ग्रुप है इसकी पोजीशन चेंज हो गई, और पोजीशन चेंज होते ही आप क्या बोलोगे, ये पोजीशन आइसोमर है। इतनी बात क्लियर हो गई। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं थोड़ा। जैसे ये बेंजीन रिंग है, इस पे मान लो यहां पे क्लोरीन लगा दिया और यहां पे कर ले ब्रोमीन कर ले, ठीक है। अब बताओ, एक तो ये है, दूसरी मैं बताऊं आपको, ये क्लोरीन और ब्रोमीन यहां पे लगा दिया, पहले ऑर्थो पे था अब मेटा पे आ गया, और लास्ट में अपन इसको पेरा पे भी लगा सकते हैं। यहां पे क्लोरीन और ये आ गया ब्रोमीन, ये हो गया ऑर्थो पे। देखो Cl के रेस्पेक्ट में अगर देखें तो ये ऑर्था पोजीशन है, ये मेटा है, ये पेरा है, ठीक है, इतनी बात क्लियर। तो आप मेरे को बताओ, इसमें पेरेंट कार्बन की चेन वही बेंजीन है, कोई दिक्कत नहीं है, सेम है, इसमें बेंजीन है, इसमें बेंजीन, इसमें बेंजीन है, ठीक है। पोजीशन क्या किसकी चेंज हो रही है, यहां पे इस ब्रोमीन की पोजीशन चेंज हो रही है, ब्रोमीन की पोजीशन चेंज हो रही है, तो ये क्या हो गए, पोजीशन आइसोमर, पीआई हो जाएंगे। इतनी बात क्लियर हो गई। चलो एक क्वेश्चन करते हैं अच्छा सा, अब आप बताना, CH3 CH2 CH CHO यहां पे CH3, एक तो ये है, दूसरा है आपके पास CH3 CH2 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 CHO, एक ये है। दोनों को ध्यान से देखो। अब मेरे को बताओ, इसमें ये एल्डिहाइड ग्रुप होता है, CHO क्या होता है, एल्डिहाइड ग्रुप, या ये देखो एक तो यहां पे लगा हुआ है और एक यहां पे लगा हुआ है। अब मेरे को बताओ कि ये जो दोनों है ये पोजीशन आइसोमर है या नहीं है, नहीं है भाई, ये पोजीशन आइसोमर है। तुम्हें लग रहा है कि ये CHO एक बार तो यहां पे है और एक बार यहां पे है, भाई ऐसा कुछ नहीं है। मैंने क्या बताया सबसे पहले, पेरेंट कार्बन की चेन देखो, पेरेंट कार्बन की चेन देखना आता है, फंक्शनल ग्रुप हो उसी को लेना है। कैसे, इसमें ये हो गई आपकी पेरेंट कार्बन की चेन, ठीक है। इसमें भी देखो, इसमें तो ये पूरी आ गई ना, CHO ग्रुप सीधा ही है यहाँ पे। नंबरिंग करो, नंबरिंग करोगे तो क्या होगा, नंबरिंग के लिए ये CHO इसको दे दिया 1, ये 2, ये 3, ये 4, यहां पे 1 2 3 4 5। देख बेटा क्या हो गया इसमें, इसमें हो गया जो पेरेंट कार्बन चेन है वही डिफरेंट हो गई। क्या हो गया, पेरेंट कार्बन चेन डिफरेंट, पेरेंट कार्बन की चेन डिफरेंट होते ही आपको क्या याद आना चाहिए, चेन आइसोमर।
ये ले, इंपोर्टेंट हो गया तेरे लिए। आप क्या सोच रहे थे, CHO यहाँ पे लग गया और एक CHO यहाँ पे है, पोजीशन चेंज हो गई फंक्शनल ग्रुप की। अरे भाई मेन पेरेंट चेन को तो देख ले, सबसे पहले पेरेंट चेन देखना है तेरे को, ठीक है। ये पोजीशन कहाँ पे चेंज हो गई, पोजीशन चेंज ही नहीं हुई, ठीक है। ये तो CHO की तो पोजीशन यहाँ पे भी 1 है और वहां पे भी 1 पे ही है, ठीक है। इतनी बात क्लियर। चल एक एग्जांपल और करते हैं। ये कर लिया, स्क्रीनशॉट ले ले एक बार, इसका ले लिया, खत्म। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। जैसे एक एग्जांपल की बात करें, CH3 CH2 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड N, साइनाइड ले लिया। एक ले लिया अपन ने CH3 CH2 CH CN, ठीक है, C ट्रिपल बॉन्ड N लिख ले रहे हैं सिंपल तरीके से, और यहाँ पे CH3 हो गया ना, ठीक है, 4 कार्बन हो गए, 1 2 3 4, इसमें 1 2 3 4 5 हो गए इसमें। चलो एक तो ये है, ठीक है। एक ये है आपके पास CH3 CH CN CH3, इसको दे दिया 1, इसको दे दिया 2 और इसको दे दिया 3 नंबर। अब मेरे को बताना है आपको कि 1 2 क्या है और 1 3 क्या है। 1 2 और 1 3 के बारे में आप बताओगे कैसे, यहां पे बताओ 1 एंड 2 क्या है, 1 और 2। ये देखो 1 2 में 1 में कितने कार्बन है, 1 इसमें है 1 2 3 4 कार्बन है, इसमें कितने हैं 1 2 3 4 5 कार्बन, इसमें तो 4 कार्बन है, इसमें 5 कार्बन है, तो क्या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, नहीं ना। तो 1 और 2 तो आइसोमर ही नहीं है, नो आइसोमर, आइसोमर ही नहीं है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम नहीं है, पहली कंडीशन, खत्म बात। अब देखते हैं 1 और 3 के बारे में। 1 और 3 क्या है उसकी बात करते हैं। 1 और 3 में देखो पेरेंट कार्बन की चेन, सबसे पहले यहां पे तो ले लिया अपन ने ये कार्बन की चेन, ठीक है। यहां पे CN है, साइनाइड ग्रुप फंक्शनल ग्रुप है, तो ये वाली चेन होगी, और नंबरिंग कर लो 1 2 और ये 3, इसमें 3 कार्बन की चेन, इसमें 4 कार्बन की चेन। जहां पे भी ऐसा देखो कि कार्बन की चेन, जो पेरेंट कार्बन की चेन है वो डिफरेंट, तो आपको सीधा याद आना चाहिए चेन आइसोमर, न कि पोजीशन। अब यहां पे देखो ऐसे देख रहे हो ना, तो ये पोजीशन लग रहा है ना तुम्हारे को, नहीं है, पोजीशन नहीं है भाई, ये चेन आइसोमर है, ठीक है, ये हो गए चेन आइसोमर। चलो ठीक है, ये बात हो गई। अब अपन कुछ जैसे एल्कीन एल्केन एल्काइन है उसमें खेल लेते हैं। ये बताओ नंबर ऑफ मिनिमम कार्बन बताओ एल्केन का जो पोजीशन आइसोमर शो करे। तो यहां पे बात कर ले, रिक्वायर्ड मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन, ठीक है, रिक्वायर्ड मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन इन एल्केन टू शो पोजीशन आइसोमेरिज्म। पोजीशन आइसोमेरिज्म शो करने के लिए एल्केन में कितने मिनिमम कार्बन होने चाहिए, तो पोजीशन आइसोमर शो करने के लिए अगर आपने एल्केन लिया है तो 6 कार्बन तो मिनिमम होने ही चाहिए, तभी पोजीशन आइसोमर शो होगा वहां पे। कैसे सर, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, हो गए 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 कार्बन, ठीक है। मैंने क्या बोला था कि पोजीशन आइसोमर है ना, उसमें क्या रहना चाहिए, कार्बन की जो पेरेंट चेन है ना वो सेम रखनी है। अब इसके आइसोमर बना दो आप, कैसे बनाओगे, यहां से एक CH3 हटाया अपन ने और इस जगह पे लगा दिया, मान लो इस जगह पे लगा दिया एक CH3। दूसरा अगर आप बनाना चाहो तो कैसे बना सकते हो, वही 5 कार्बन की तो चेन रहेगी फिक्स है,
और यहां पर CH3 लगा दो। क्या देखो इसकी पोजीशन चेंज हो गई क्या? यहां पे अगर लिखना चाहे तो 1 2 और 3 पे मेथिल ग्रुप है, 4 5 पे, यहां पे देखो 1 और 2 नंबर पे है, 3 एंड 4 5। ठीक है, 5 कार्बन की चेन सेम है, कार्बन की चेन सेम हो और पोजीशन अलग हो तो पोजीशन आइसोमर होते हैं वो। ठीक है, अब अपन बात कर ले वैसे ही अपन ने एल्केन के लिए कर लिया, अब एल्कीन के लिए करें तो रिक्वायर्ड मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन इन एल्कीन। एल्कीन की बात करें टू शो पीआई पोजीशन आइसोमर, तो लिए आपको चाहिए 4 कार्बन, मिनिमम 4 कार्बन तो होने ही चाहिए एल्कीन में ताकि वो पोजीशन आइसोमर शो करे। अब कैसे होगा सर? देखो आपने 4 कार्बन की चेन बना ली, इसमें ये डबल बॉन्ड लगा दिया, एक एल्कीन हो गई है। अब इसका दूसरा क्या बना सकते हो आप? दूसरा आप ऐसे बना सकते हो, 4 कार्बन की चेन और इस डबल बॉन्ड को इस पोजीशन पे ला दो, यानी पहले 1 पोजीशन पे था अब 2 नंबर पे आ गया, तो ये हो गए एल्कीन में मिनिमम 4 कार्बन हो तब ये शो करेगा। अगर बात करें एल्काइन की तो रिक्वायर्ड मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन इन एल्काइन। एल्काइन मतलब ट्रिपल बॉन्ड टू शो पोजीशन आइसोमर, पीआई शो करने के लिए। तो एल्काइन में भी वही आपको मिनिमम 4 कार्बन तो चाहिए ही होंगे। कैसे? एक तो ये बन गया, यहां पे ट्रिपल बॉन्ड लगा दो आप, ठीक है, लगा सकते हो क्या यहां पे ट्रिपल बॉन्ड, सही है। दूसरा आप ऐसे कर दो, यहां पे ट्रिपल बॉन्ड लगा दो, ये हो गया, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया? पोजीशन आइसोमर। ठीक है, अब नेक्स्ट अपन चलते हैं फंक्शनल आइसोमेरिज्म पे। ओके, इतना नोट करो। अब बात करते हैं फंक्शनल आइसोमेरिज्म की। जो फंक्शनल आइसोमेरिज्म है इसमें डिफरेंट क्या होगा? जो फंक्शनल ग्रुप है वो डिफरेंट हो जाता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहता है। अगर अपन बात करें इसमें देखो जो फंक्शनल आइसोमेरिज्म है उसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या रहेगा? सेम रहेगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रहेगा सेम। और जो फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा डिफरेंट। कैसे होगा वो बात करेंगे अपन। देखो फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज होती है ना तो वो पोजीशन आइसोमर होते हैं, पर जो फंक्शनल ग्रुप है वही चेंज हो जाए तो वो फंक्शनल आइसोमेरिज्म होती है। इतनी बात। जैसे कैसे चेंज होगा, एक एग्जांपल लेते हैं अपन। ये है आपके पास एक कोई कीटोन, ठीक है, यहां पे डबल बॉन्ड लगाया, यहां पे अल्कोहल लगा देते हैं, तो देखो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या रहेगा इसका? यहां पे 6 तो हाइड्रोजन, ये देख लो C3H6O, क्या यही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है इसका भी और इसका भी? ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो गया? सेम हो गया। अब आगे आपको चेक करना है फंक्शनल ग्रुप। यहां पे ये वाला फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? इसमें है कीटोन। भाई ये फंक्शनल ग्रुप कौन सा होता है? कीटोन ही तो होता है। ठीक है, यहां पे देखो ये एक तो है अल्कोहल, और दूसरा है डबल बॉन्ड यानी ईन वाला है। ओके, तो क्या फंक्शनल ग्रुप चेंज हो गए? एक में कीटोन है, एक में अल्कोहल और ईन आ रहा है। तो फंक्शनल ग्रुप अगर चेंज हो जाए और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहे तो ऐसे आइसोमर होते हैं फंक्शनल आइसोमर। जैसे एग्जांपल से बात करते हैं। अब यहां पे अपन बात करें तो जनरली अपन देखते हैं कि जैसे अल्कोहल और ईथर होते हैं वो फंक्शनल आइसोमेरिज्म शो करते हैं। तो अपन एग्जांपल बात करते हैं अल्कोहल का और ईथर का। अल्कोहल एंड ईथर कैसे? जैसे अल्कोहल ले लिया अपन ने CH3 CH2OH, ये तो कोई एक अल्कोहल है, और दूसरा ईथर के लिए अपन ले लिया CH3OCH3। देखो क्या इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है? क्या इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है? हाँ भाई, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है। ठीक है, यानी 2 कार्बन है, इसमें 2 कार्बन है,
6 ऑक्सीजन है, वो सॉरी 6 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है। यानी मोलिकुलर फॉर्मूला अगर अपन देखें तो C2H6O का, C2H6O दोनों का मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है। इसमें देखो फंक्शनल ग्रुप एल्कोहल लगा हुआ है, ये ग्रुप है एल्कोहल, और ये कंपाउंड है ईथर। आप बोलते हैं ना ऑक्सीजन है, पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप शो कर रहा है ना ये, तो ये होता है ईथर। इतनी बात क्लियर हुई। चले आगे दूसरा एग्जांपल बताओ। चल ठीक है, जैसे एल्कोहल और ईथर की बात कर ली अपन ने, जैसे अपन बात करें एक एग्जांपल लें, कीटोन और एल्डिहाइड का ले लेते हैं। कीटोन एंड एल्डिहाइड, कीटोन और एल्डिहाइड में बात करें जैसे CH3 CH2 CHO, एक तो ये हो गया। दूसरा कीटोन ले जैसे CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है, ये बात हो गई। तो इसमें देखो ये तो ऊपर वाला तो रह गया आपका एल्डिहाइड, ये ग्रुप कौन सा है एल्डिहाइड, और ये वाला हो गया कौन सा कीटोन। पर दोनों का मोलिकुलर फॉर्मूला तो सेम है और फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट हो गए, तो कीटोन और एल्डिहाइड भी आपके पास फंक्शनल आइसोमेरिज्म शो करते हैं। नेक्स्ट अपन बात करें तो अपन ले सकते हैं यहां पे कार्बोक्सिलिक एसिड COOH वाला ग्रुप, और आप ले सकते हैं ईथर हो गया तो एस्टर ले लो यहां पे एस्टर। एस्टर में क्या होता है, कौन सा बॉन्ड होता है C डबल बॉन्ड O, और यहां पे सिंगल बॉन्ड से ऑक्सीजन एक जुड़ा होता है, ये होता है एस्टर वाला, और ये होता है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। जैसे एग्जांपल की बात करें CH3 CH2 CH2 COOH, एक तो ये हो गया। दूसरी बात करते हैं अपन CH3 C डबल बॉन्ड O, ठीक है, CH2 हो गया ना, CH3 हो गया ये लो। अब इसमें देखो कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4 कार्बन है, यहां पे भी 1 2 3 4 कार्बन है, 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन, बाकी के हाइड्रोजन कितने हो गए 3 2 5 7 1 8, और इसमें भी 3 3 6 2 8, यानी बिल्कुल सही है, मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है। ओके, मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है तो सर देखो यहां पे ये वाला ग्रुप तो कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड वाला ग्रुप है ये, और ये वाला ग्रुप कौन सा है, ये है एस्टर, ये कौन सा है एस्टर। तो दोनों के फंक्शनल ग्रुप चेंज हो गए, तो इसे क्या बोलेंगे आप फंक्शनल आइसोमेरिज्म। इतनी बात क्लियर। अगर अपन बात करें जैसे साइनाइड और आइसोसाइनाइड, साइनाइड और आइसोसाइनाइड, देखो दोनों फंक्शनल ग्रुप अलग है, एक साइनाइड है एक आइसोसाइनाइड है। जैसे CH3 CN लगा दो और CH3 NC लगा दो, इसमें जो बाइंडिंग साइट होती है ना उसी का फर्क पड़ता है। ये तो साइनाइड और ये आइसोसाइनाइड, साइनाइड और आइसोसाइनाइड आपस में क्या हो गए फंक्शनल आइसोमेरिज्म। ये दोनों फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है भाई, डिफरेंट, ठीक है, CN और NC डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप है, मोलिकुलर फॉर्मूला दोनों का सेम है, तो ये क्या हो गए फंक्शनल आइसोमेरिज्म शो कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अपन, फिर थोड़ा और देखते हैं। ये जनरली इन चीजों का ध्यान रखना, एल्कोहल ईथर शो कर देता है, कीटोन एल्डिहाइड वाला, ठीक है। ये ही नहीं है कि कीटोन एल्डिहाइड के साथ करेगा, कीटोन देख ये डबल बॉन्ड और एल्कोहल के साथ भी शो कर रहा है फंक्शनल आइसोमेरिज्म, ठीक है। और बताऊं, और देख लो आप, जैसे डाइईन एंड, अब ट्रिपल बॉन्ड ले लो, डाइईन एंड एल्काइन ट्रिपल बॉन्ड, जैसे 1 2 3, ये यहां पे लगा दिया, यहां पे डबल बॉन्ड लगा दिया, ठीक है। और इसको अपन देखें तो यहां पे अगर ट्रिपल बॉन्ड लगा रहे हो तो ये दोनों का फंक्शनल ग्रुप, इसमें तो डाइईन है यानी 2 डबल बॉन्ड है, और यहां पे एल्काइन है यानी ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है। मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है,
यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है और यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो फंक्शनल ग्रुप में मानते हैं डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को, तो दोनों अलग अलग हो गए ना, तो फंक्शनल आइसोमेरिज्म ये शो कर देगा। अब अपन एक बात और करते हैं, जैसे आपके पास है यहाँ पे एल्कोहल, एल्कोहल एंड फिनोल। एल्कोहल और फिनोल भी दोनों डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप हो जाएंगे। कैसे? यहां पे लगा दिया आपने CH3, ठीक है, और यहां पे लगा दिया OH, और एक में आपने ये कर दिया, ये करता भाई OH, ये फिनोल बन गया, और यहां पे CH3 लगा दिया, ये CH2 होगा भाई, वैलेंसी 4 होती है ना कार्बन की, ठीक है। अब बताओ कौन सा एल्कोहल है कौन सा फिनोल है? मोलिकुलर फॉर्मूला बिल्कुल सेम है इन दोनों का, इसका और इसका। यहां पे देखो ये है एल्कोहल, ये है फिनोल। क्यों? यहां पे देखो बेंजीन से सीधा OH जुड़ा हुआ है, और यहां पे कोई बीच में कार्बन है उसके साथ जुड़ा हुआ है, तो ये क्या हो गया? एल्कोहल हो गया ना ये, ठीक है, और ये हो गया फिनोल। तो फिनोल और एल्कोहल में भी हो सकता है कौन सा? फंक्शनल आइसोमेरिज्म। इतनी बात। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं बहुत बार बता चुका कि 1 डिग्री अमीन, 2 डिग्री अमीन और 3 डिग्री अमीन डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप होते हैं। डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप होते हैं भाई, होते हैं, इंग्लिश और हिंदी होते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अमीन डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप होते हैं, ठीक है। कैसे? देखो, जैसे 1 डिग्री अमीन क्या होगा? NH2, ये किसी एक कार्बन से जुड़ा हुआ होगा, नाइट्रोजन। यहां पे जो नाइट्रोजन है ये 1 डिग्री हो गया, प्राइमरी अमीन। अगर 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है तो सेकेंडरी हो जाएगा, यानी 2 डिग्री हो जाएगा, और 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है नाइट्रोजन तो वो 3 डिग्री यानी टर्सरी हो जाएगा। और तीनों अलग अलग फंक्शनल ग्रुप होते हैं, याद रख लेना भाई ये चीज। तो ओके, इतनी बात हुई फंक्शनल आइसोमेरिज्म में। मोलिकुलर फॉर्मूला सेम दे दे आपको, और अगर ऐसा 1 डिग्री अमीन, 2 डिग्री अमीन, 3 डिग्री अमीन दे दे तो सीधा फंक्शनल आइसोमेरिज्म। ध्यान रखना भाई, क्योंकि तीनों अलग अलग फंक्शनल ग्रुप है। कार्बन की डिग्री चेंज होती है ना, तो वो फंक्शनल ग्रुप में काउंट ही नहीं होती यार। 1 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन, 3 डिग्री कार्बन, वो फंक्शनल ग्रुप चेंज नहीं है, पर अमीन की है भाई, ठीक है। इतना बात क्लियर? ये फंक्शनल आइसोमेरिज्म हो गई। मेटामेरिज्म और टोटोइनोल बची है, ठीक है, कीटोइनोल टोटोमेरिज्म वाली। ओके, वो करते हैं, एक बार स्क्रीनशॉट लो इसका। नेक्स्ट 4th टॉपिक है अपना मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म में क्या होता है? देखो, जितने भी आइसोमर होंगे उसमें मोलिकुलर फॉर्मूला तो सेम रहता है, तो यहां पे अपन लिख सकते हैं मोलिकुलर फॉर्मूला क्या रहेगा? सेम रहेगा, और फंक्शनल ग्रुप रहेंगे जो सेम रहेंगे इसमें। अब सर ये डिफरेंट क्या होता है? मेटामेरिज्म कौन शो करता है? मेटामेरिज्म पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप वाले कंपाउंड शो करेंगे जिनके दोनों ओर कार्बन की चेन में डिफरेंस हो, ठीक है। तो पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप या ब्रिजिंग फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं। ब्रिजिंग फंक्शनल ग्रुप या पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं? जैसे ये आपका पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप है। पॉलीवैलेंट यानी इधर से भी कार्बन की चेन जुड़ सकती है इससे, और इधर से भी जुड़ी हुई होगी, यानी दोनों ओर से कोई कार्बन की चेन, यानी एल्किल ग्रुप या एरिल ग्रुप दोनों साइड लगे हुए हो सकते हैं, ठीक है। ओके, तो जो मेटामेरिज्म है कौन शो करेगा? पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप। और पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप के दोनों साइड में जो चेन लगी होगी कार्बन की, उसी में डिफरेंस आता है, वही अलग अलग हो जाती है, इस कारण यह मेटामेरिज्म शो होती है, ठीक है। तो एरिल और एल्किल ग्रुप, एरिल एंड एल्किल, एरिल और एल्किल ग्रुप या चेन बोल लो, डिफरेंट अराउंड पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, ये चीज पता चल गई। अब देखो ये पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप कौन से होते हैं सर, कैसे होते हैं? जैसे आपके यहां पे बात कर लेते हैं,
पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप की ईथर की बात करते हैं। ईथर ये ऑक्सीजन और इसके दोनों कार्बन की चेन, एल्किल ग्रुप एरिल ग्रुप दोनों साइड लगा सकते हो, ठीक है। जैसे थायो ईथर ये सल्फर दोनों साइड लगा सकते हैं, ये हो गया। अब बात कर ले कीटोन की। कीटोन भी एक पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप है, यानी इसके इस कार्बन के इधर भी कार्बन की चेन लगा सकते हो, इधर भी कार्बन की चेन, ठीक है। एनहाइड्राइड क्या होते हैं, सी डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पे ओ, सी डबल बॉन्ड ओ, ये ठीक है, ये कार्बन की वैलेंसी, इधर भी कार्बन की चेन, इधर भी कार्बन की चेन, ठीक है। एस्टर क्या होता है, सी डबल बॉन्ड ओ, यहां से ऑक्सीजन से कोई भी पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप है, इससे कोई भी कार्बन की चेन लग सकती है। या सल्फोनेट, ये हो जाएगा एस डबल बॉन्ड ओ, यहां पे डबल बॉन्ड ओ, ठीक है, और ऑक्सीजन से ये चीजें हो गई। या 2 डिग्री अमीन भी हो सकती है, 2 डिग्री अमीन। 2 डिग्री अमीन कैसे, यहाँ पे एन एच और इधर दोनों साइड से कार्बन की चेन हो सकती है। अब एग्जांपल देखो कि मेटामेरिज्म कौन शो करता है जिसमें पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप हो। पहली बात, अब देखो एग्जांपल, जैसे एक तो ये है, दूसरा कंपाउंड मैंने बना दिया इसको, ये यहां पे 3 कार्बन बना लेते हैं इसके, ठीक है, 1 2 3, 1 2 1 2 1, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक हो गया, ये लो। अब देख लो, इनको देखो, इस ऑक्सीजन के अराउंड, इस ऑक्सीजन को देखो, इधर 3 कार्बन की चेन है, इधर 1 कार्बन है। यहां पे इस ऑक्सीजन के अराउंड 2 कार्बन इधर है, 2 कार्बन इधर है, इधर 3 कार्बन है और इधर क्या है, 1 कार्बन है। पर इस 3 कार्बन का देखो अरेंजमेंट अलग अलग है, अरेंजमेंट अलग अलग है, आईपीसी नेम अलग है। ये 3 कार्बन की चेन अलग तरीके की है, ये 3 कार्बन की चेन अलग तरीके की है, तो ये क्या हो गए, मेटामर हो गए, ठीक है। यहां पे दे देता हूं ए, इसका नाम बी, ये है सी। अब एक चीज देखो, ए और बी क्या है, ए और बी मेटामर है, मेटामर, ठीक है। अब मेटामर तो है, साथ में एक चीज और देखो, आपने चेन आइसोमर और पोजीशन आइसोमर पढ़े हैं ना, उनकी भी बात कर लेते हैं। चेन आइसोमर में क्या बोला था मैंने कि कार्बन की चेन डिफरेंट हो, यहाँ पे 2 कार्बन की चेन है, इधर इधर 3 कार्बन की चेन है, और ये ग्रुप मान लो ये लगा हुआ है इस पे, तो क्या हो गया, ये चेन आइसोमर भी हो गए, सीआई, आपस में सीआई भी हो गए। अब बात करें बी और सी की, बी और सी, बी और सी ये मेटामर है आपस में, ठीक है, मेटामर है सर। अब मेटामर क्यों है, ये पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप, एक ऑक्सीजन है, इससे इधर देखो, इधर देखो, ये वाला कंपाउंड अलग हो गया, क्यों, क्योंकि इधर 3 कार्बन है और 3 कार्बन की अलग ही चेन बनी हुई है, जैसे इसमें नहीं है, तो दोनों डिफरेंट हो गए ना। पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप के अराउंड देखो कार्बन की चेन में डिफरेंस आ रहा है, एरिल और एल्किल ग्रुप में, एल्किल ग्रुप में डिफरेंस है, ठीक है, ये मेटामर है। अब देखो यहां पे 2 कार्बन की चेन, यहां पे 3 कार्बन की चेन, फिर कार्बन की पेरेंट चेन में अंतर आ रहा है ना, तो ये चेन आइसोमर होंगे, ठीक है। अब अपन बात करें ए और सी की, अपन ने ए बी की बात कर ली, बी सी की बात कर ली, ए और सी की बात करते हैं, इसकी और इसकी, इन दोनों की बात करते हैं। तो देखो यहां पर 3 कार्बन की चेन, यहां पे भी 3 कार्बन की चेन, पर ये चेन देखो अलग है, ठीक है, और यहां पे सिंपल है, तो ये मेटामर तो हो गए, ठीक है, ये मेटामर तो हो गए, मेटामर तो हो गए। अब देखो क्या ये चेन आइसोमर है, चेन आइसोमर में क्या था, कार्बन की चेन कितने कार्बन की बन रही है वो ही देखना है, इधर 3 कार्बन की है, इधर 3 कार्बन की है, चलो ठीक है। पर अब देखो 3 कार्बन की चेन है, दोनों कार्बन तो नंबर बराबर है, तो ये चेन आइसोमर तो हो नहीं सकते, क्योंकि चेन आइसोमर में कार्बन की मेन चेन अलग अलग होती है, अलग अलग कार्बन की, उधर 3 है तो इधर 2 हो गए, 2 है तो 3, ऐसे, यहां पे तो 3 है, इधर भी, यहां पे भी 3 है। अब देखो
3 है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे अब इसकी पोजीशन देख लो आप, 3 पे ये यहां पे लगा है और 3 पे ये यहां पे लगा है। अब इस ग्रुप की पोजीशन देख लिया आपने, पोजीशन के बेस पे पोजीशन अलग अलग है। कार्बन की चेन 3 कार्बन की, ये भी 3 कार्बन की, कार्बन की चेन सेम, पोजीशन अलग, तो ये क्या हो गए, पोजीशन आइसोमर, पीआई बोल देंगे इनको। इतनी बात क्लियर, ठीक है ना। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, जैसे ये है NH, ये हो गया, ठीक है। दूसरा NH, ये है, ये 3 कार्बन, ये 1 2, ये 1 और ये 2। अब बताओ इन दोनों को, बताओ क्या ये कौन से आइसोमर है। देखो मोलिकुलर फॉर्मूला सेम हो और आपको पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप दिखे ना, तो आप मेटामर सोचो, मेटामर सोचोगे, क्यों, क्योंकि पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप मेटामर में आते हैं, ठीक है। ये बात हो गई। अब सर इसमें चेन आइसोमर भी है और मेटामर भी है, तो सर किसको प्रायोरिटी देंगे, वो भी दिक्कत है। तो उसके लिए एक ऑर्डर बता दूंगा लास्ट में सारे आइसोमर होने के बाद में, कि सब अगर ये आ जाए ना, तो सबसे पहले इसको लेंगे आप, फिर वो लेंगे, ठीक है। वो सारी चीजें अभी बताने वाला हूं, ठीक है। पहले इसको देखो कि इसमें से सर पीआई लिखें या मेटामर लिखें, इसको क्या लिखोगे, ठीक है। ऑप्शन में अगर दोनों है तो दोनों लगा दो, और दोनों नहीं है, मेटामर है तो मेटामर लगा दो। और मेटामर और पीआई ऑप्शन में अलग अलग है, जैसे मेटामर भी है और नीचे वाले ऑप्शन में पोजीशन आइसोमर भी है, तब कौन सा टिक करोगे, ये भी तो है। उसके लिए आपको एक ऑर्डर ध्यान रखना पड़ेगा, कि प्रायोरिटी ऑर्डर होता है एक, वो मैं अभी बताने वाला हूं मेटामर होने के बाद में, टोटोमर करके, क्योंकि सारों का ऑर्डर हो जाएगा फिर वो, ठीक है। अब देखो इसमें पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप ये है, इधर कार्बन की चेन 3 कार्बन की है, यहाँ पे 2 की, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, तो ये क्या हो गए, मेटामर, ये हो गए मेटामर, ठीक है। इतनी बात क्लियर। आगे देखो एक एग्जांपल करते हैं अपन, ये बेंजीन ग्रुप लगा हुआ है, S डबल बॉन्ड O, यहाँ पे डबल बॉन्ड O, यहाँ पे ऑक्सीजन, और यहाँ पे ये साइक्लोहेक्सेन वाला ग्रुप लगा दिया, ठीक है। ये बात होगी। अब ये तो एक तो ये हो गया, अब इसका आपको एक और देखते हैं, यहाँ पे ये साइक्लोहेक्सेन इधर, S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, यहाँ पे ऑक्सीजन, और इससे ये अपन ने जोड़ दिया क्या, बेंजीन रिंग, ओके। अब इसका बताओ कि क्या ये मेटामर है या नहीं है, एक बार देखो इसको, नहीं हुआ, हो गया। देखो इसमें देखना है आपको पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप, और उसके अराउंड जो पोजीशन लगी हुई है एल्किल या एरिल ग्रुप की, उनको देख लेना है। तो पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप ये है, ठीक है, ओके। अब यहां पे देखो ये साइक्लो हेक्सेन है ना, एक्सिल, ये ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है यहाँ पे, और इधर ये सल्फर से जुड़ा हुआ है, देख लो दोनों अलग अलग है ना, अलग अलग है ना, तो ये क्या हो गया, मेटामर, ओके। तो ये मेटामरिज्म शो करेंगे, ये बात क्लियर हो गई, ठीक है। अब चले रिंग, रिंग वाला देखते हैं अपन, ठीक है। तो रिंग चेन आइसोमेरिज्म में सबसे इंपॉर्टेंट बात हो जाएगी कि आपको डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन देखना आना चाहिए, DU आता है क्या आपको देखना, DU डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन, बता दिया ना, लेक्चर शुरू होने से पहले बताया था। रिंग चेन में DU देख लो, जिसकी DU बराबर वो रिंग चेन आइसोमेरिज्म शो करेंगे, इतनी बात क्लियर। अब बात करते हैं रिंग चेन आइसोमेरिज्म की, रिंग चेन आइसोमेरिज्म,
रिंग चेन आइसोमेरिज्म में क्या होता है, एक तो होगी रिंग और दूसरी ओपन चेन, ठीक है। एक तो होगी इसमें रिंग और एक होगी ओपन चेन, इतनी बात क्लियर। इनका मोलिकुलर जो फॉर्मूला होगा वो सेम होगा, ठीक है। इसमें अपन बात करें तो जो फंक्शनल ग्रुप होंगे ना, फंक्शनल ग्रुप वो बाई डिफरेंट हो सकते हैं, डिफरेंट हो सकते हैं, ठीक है। तो ये जो रिंग चेन आइसोमेरिज्म है ये फंक्शनल आइसोमेरिज्म भी शो करती है, फंक्शनल आइसो फंक्शनल आइसोमेरिज्म शो करेगी कौन, रिंग चेन आइसोमेरिज्म, ठीक है। मोलिकुलर फॉर्मूला सेम, डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन होगी वो भी सेम होगी। जैसे अपन बात करते हैं यहाँ पे एक साइक्लिक रिंग ये है और इसके साथ में अगर अपन ने ये ले लिया, तो अब ये बताओ क्या इसमें आप कैसे पता करोगे, एक तो रिंग होनी चाहिए और दूसरा होना चाहिए क्या, ओपन चेन। ये ओपन चेन है, ये रिंग है, ठीक है, हो सकता है। अब इसकी डीयू देख लो, डीयू कितनी होगी इसकी, एक। मैंने क्या बताया था डीयू के लिए, रिंग की डीयू कितनी होती है 1, डबल बॉन्ड की डीयू कितनी होती है 1, ट्रिपल बॉन्ड की डीयू कितनी होती है 2। ये डीयू का फंडा पता होना चाहिए आपको, इतनी बात क्लियर। इसकी डीयू 1 और इसकी भी डीयू 1 हो गई, तो ये रिंग चेन आइसोमेरिज्म शो करेंगे। जैसे नेक्स्ट पे आओ आप, इस एग्जांपल को देखो, एक तो ये है और इसके साथ 4 कार्बन है ना ये। अब इसको करो, बताओ ये क्या रिंग चेन आइसोमेरिज्म शो करेंगे। रिंग चेन देखो, आपको एक रिंग और एक चेन दिखे ना, तो आप सीधा देखो कि क्या वहां डीयू सेम है, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, तो वहां रिंग चेन हो जाएगी। डीयू निकालते हैं इसकी, इसकी डीयू कितनी होगी 1 + 1 कितनी होगी 2, रिंग के लिए 1, डबल बॉन्ड के लिए 1, 2 हो गई। और ट्रिपल बॉन्ड की डीयू कितनी होती है 2, इसकी डीयू कितनी हो गई 2 हो गई, तो ये रिंग चेन आइसोमेरिज्म शो हो गया। अब यहां पे देखो ये रिंग चेन भी शो कर रहा है, फंक्शनल आइसोमर भी होते हैं। रिंग चेन आइसोमर आपस में फंक्शनल आइसोमरिज्म शो करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि यार रिंग और चेन होगी, रिंग ये दोनों अलग अलग फंक्शनल ग्रुप नहीं है रिंग और चेन है, ये दोनों अलग अलग फंक्शनल ग्रुप है ना, तो ये फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म भी शो करते हैं। अब इनका ऑर्डर बता देता हूं, एक ऑर्डर होता है, देख लो यहां पे ऑर्डर बता देता हूं, एक प्रायोरिटी ऑर्डर बताता हूं आपको कैसे याद रखना है। अब देखो इसका ऑर्डर देख लेते हैं, वो होता है आर टी एफ एम सी पी, ठीक है। आर टी एफ एम सी पी, प्रायोरिटी सबसे ज्यादा होती है इसकी, फिर इसकी, फिर इसकी, फिर इसकी, यानी प्रायोरिटी ऑर्डर ये होता है। इसका मतलब क्या है, आर का मतलब है रिंग चेन, रिंग चेन अगर आए, रिंग चेन के साथ फंक्शनल आ रहा है ना, और ऑप्शन में अगर रिंग चेन है तो आप रिंग चेन लगाओगे, फंक्शनल नहीं लगाओगे। अगर रिंग चेन नहीं है तब आप फंक्शनल लगा सकते हो। दूसरा है टॉटोमेरिज्म, टॉटोमेरिज्म। तीसरा है फंक्शनल, फंक्शनल आइसोमेरिज्म। एम का मतलब होता है मेटामरिज्म। सी का मतलब क्या होता है चेन आइसोमर, चेन आइसोमर। और पी का मतलब है पोजीशन। अब पता चल गया तुम्हारे को, वो पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप में अपने पास क्या मेटामर भी आया था और पोजीशन भी आया था, चेन भी आया था। तब वहां पे अगर मेटामर दिया हुआ हो तो भाई मेटामर लगाना, क्योंकि मेटामर की प्रायोरिटी ज्यादा होती है। आरटी एफ एम सीपी से याद रख लो इसको, सीपी ये तो याद रहेगा ही तुम्हारे को, आरटी एफ एम, आरटी एफ एम, एफ एम याद रह जाएगा, आरटी याद रख लो, आरटी एफ एम सीपी, ठीक है, ओके, क्लियर।
अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, टॉटोमेरिज्म। जो टॉटोमेरिज्म है वही आइसोमर है, तो इसमें अपन बोल सकते हैं कि इसका जो मोलिकुलर फॉर्मूला होगा टोटोमर्स का वो रहेगा सेम। ठीक है सर, इतनी बात हो गई कि मोलिकुलर फॉर्मूला इसमें क्या रहता है, सेम। जो टोटोमेरिज्म होता है ना, इसमें इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन ट्रांसफर होता है, एक ही मोलिक्यूल के अंदर H+ का ट्रांसफर होता है। ठीक है, तो यहां पे अपन बोल सकते हैं कि इंट्रामोलिकुलर H+ ट्रांसफर। अब ये कैसे होता है ये इसमें समझने वाले हैं अपन। पहले बात की टोटोमेरिज्म की कंडीशंस क्या क्या होगी, तो इसके लिए अगर कंडीशन की बात करें कि कहां पर टोटोमेरिज्म होगी, तो उसके लिए आपको सबसे पहली बात, अगर कीटोइनोल की करते हैं या नाइट्रोसोऑक्सिम की करते हैं, एसी नाइट्रो की करते हैं, कोई भी हो, पहले तो अल्फा कार्बन होना चाहिए ना, वो sp3 होना चाहिए। दूसरी बात, अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए, डबल बॉन्ड वाला सिस्टम हो आपके पास। उसके साथ में अल्फा हाइड्रोजन कि किस किस में होगी, कीटोइनोल में होगी, नाइट्रोसोऑक्सिम में होगी, नाइट्रो एसी नाइट्रो में होगी, इनामीन एमीन में होगी, ठीक है, अमाइड इमाइडोल में होगी। ये टोटोमेरिज्म होती है। जनरली आपकी जो है एनसीईआरटी उसमें कीटोइनोल वाली टोटोमेरिज्म है। ठीक है, अपन और एक्स्ट्रा की थोड़ी थोड़ी बात भी कर लेंगे। तो यहाँ पे कंडीशन क्या होगी, पहली अपन बात करें कीटोइनोल की, उससे समझते हैं। कीटोइनोल टोटोमेरिज्म, एक फॉर्म होगी कीटो फॉर्म, दूसरी होगी इनोल फॉर्म। कंडीशन क्या है, ये कब लागू होगी, जब अल्फा कार्बन sp3 हो और अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो, जैसे CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। अब ये बताओ इस बॉन्ड के रेस्पेक्ट में, इस कीटोन के रेस्पेक्ट में ये अल्फा कार्बन है और ये भी अल्फा कार्बन है, दोनों में से कोई सा भी अल्फा कार्बन का H+ ट्रांसफर करा सकते हो। ये sp3 है क्या, हाँ सर sp3 है। यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन है क्या, 3 है सर, इधर भी है, और ये भी sp3 है, यहाँ पे भी अल्फा हाइड्रोजन 3 है सर, कोई दिक्कत नहीं है, यानी हो सकता है इसमें टोटोमेरिज्म। अब टोटोमेरिज्म कैसे करवाना है, टोटोमेरिज्म 1,3 वाला डायर सिस्टम और 1,2 वाला सिस्टम रहता है। 1,5 और पेरा वाला है, पेरा टोटोमेरिज्म, वो भी अपन पढ़ेंगे। एक्टिव मेथिलीन वाली भी पढ़ेंगे, धीरे धीरे सारी चीजें समझेंगे। पहले एक चीज समझो, टोटोमेरिज्म करवाते कैसे हैं, उसके लिए आपको क्या करना होगा। देखो ये सिस्टम देख लिया आपने, अब यहां पर अल्फा कार्बन अपन ने देखा था ना, वो sp3 होना चाहिए और अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। अब अल्फा हाइड्रोजन को इस ऑक्सीजन पे लाना है, यहां से एक अल्फा हाइड्रोजन यहां पे जाएगा तो डबल बॉन्ड यहां पे आ जाएगा। इसकी जो मैकेनिज्म होती है ना, बेसिक और एसिडिक दोनों मीडियम में हो सकती है, वो अपन जीओसी में करते हैं इनोल कंटेंट के साथ में। ठीक है, यहां पर आपको देखना है कौन सा कंपाउंड है वो कीटोइनोल शो करेगा, वो चीज है। देखो अब कैसे हुआ, अगर इसको हाइड्रोजन को यहां पे लेके जाते हैं एक हाइड्रोजन, तो क्या बनता है CH3C और यहां पे OH बन जाएगा, और ये डबल बॉन्ड यहां पे आ गया तो ये CH2। ठीक है, ये कीटो फॉर्म है, ये इसका इनोल फॉर्म बन गया। ये कौन सा फॉर्म बन गया, इनोल, और ये कौन सा फॉर्म है, कीटो। ठीक है सर, आगे सर ये समझ में नहीं आया और आगे बताओ, तो ठीक है देखते हैं। जैसे तेरे पास एक कंपाउंड ये है, इसमें आपको देखना है सबसे पहले कि ये टोटोमेरिज्म शो करेगा या नहीं करेगा, पहली बात तो यही हो गई। ठीक है, अब बताओ करेगा क्या, इधर ये अल्फा कार्बन ये किए है और एक ये है, तो इस अल्फा कार्बन पे आप देखो क्या अल्फा हाइड्रोजन है, sp3 है, ये भी sp3 है, कोई दिक्कत नहीं है कि इस पे अल्फा हाइड्रोजन है सर, यहां पे भी है और यहां पे भी है, तो ये कीटोइनोल टोटोमेरिज्म शो कर देगा। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखें, मान लो ये आपके पास 3 CH3 ग्रुप लगे हुए हैं, यहां पे CH3, ये CH3,
ये C डबल बॉन्ड O और यहां पे CH3। अब क्या आप बताओ मेरे को कि ये जो कंपाउंड है क्या ये टोटोमेरिज्म शो करेगा? करेगा सर, ये यहां से शो कर देगा। यहां पे अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, अल्फा हाइड्रोजन यहां पे नहीं है, पर यहां पे तो तीन तीन अल्फा हाइड्रोजन है ना। यहां पे देखो 3 अल्फा हाइड्रोजन यहां पे, 1 अल्फा हाइड्रोजन यहां पे है, तो ये तो दोनों जगह से शो करेगा। ये यहां से अल्फा हाइड्रोजन लेके शो कर देगा। सर ये कैसे होगा, ये बना के बताओ। देखो इसको बनाते हैं अपन। ये तेरे 3 CH3 इधर के यहां लगे हुए हैं, ये है। यहां से एक हाइड्रोजन यहां पे जाएगा और डबल बॉन्ड यहां आएगा। बस ऐसा ही करना है तुम्हारे को। ऑक्सीजन हाइड्रोजन यहां पे गया, डबल बॉन्ड CH2, खत्म बात। ये बन गया आपका, ये बन गई कौन सी? इनोल फॉर्म। इनोल फॉर्म ये होगी और ये है कीटो फॉर्म। अब पता चला कैसे, देखते हैं। चलिए एक एग्जांपल और करवाते हैं। जैसे क्या ये कंपाउंड है, ये कीटोइनोल शो करेगा, टोटोमेरिज्म शो करेगा। कीटोइनोल का मतलब है, कीटोइनोल टाइप है टोटोमेरिज्म का एक, वो शो करेगा क्या? भाई अल्फा कार्बन तो है पर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, अल्फा हाइड्रोजन इस पे भी नहीं है, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है ना यहाँ पे भी नहीं है, नहीं है ना, तो ये शो नहीं करेगा। खत्म बात। चल ठीक है, एक क्वेश्चन अपन करते हैं यहाँ पे। जैसे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन यहाँ पे, ये एक तो ये कंपाउंड है, दूसरा है आपके पास ये ऑक्सीजन, यहाँ पे CH3, ये 2 CH3 यहाँ पे। अब इन दोनों में बताओ आप कौन सा शो करेगा, कौन सा शो नहीं करेगा, ये बताओ आप इन दोनों कंपाउंड्स में। देखो यहां पे कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, बट यहां पे 2 अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये यहां से शो करेगा, तो ये शो करेगा। यहां पे देखो कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, यहां पे भी कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। अल्फा हाइड्रोजन किसके रेस्पेक्ट में देख रहे हो सर? इसके रेस्पेक्ट में देखते हैं, यहां पे पहले ही बता दिया। समझ रहे हो बात? ये समझा? चल ठीक है, इतनी बात होगी, तो ये शो नहीं करेगा। ओके, अब एक ब्रिज हेडेड कार्बन वाला भी कॉन्सेप्ट आता है, वो समझा तू क्या? जैसे बताना, एग्जाम्पल करते हैं अपन। और देखो चलो एक ब्रेड रूल्स, ब्रेड का रूल जानते हो? ब्रेड्स रूल, ब्रेड्स रूल, ये ब्रेड्स, यहां पे सही नहीं आ रहा होगा शायद, यहां पे लिख लेते हैं ब्रेड्स रूल। ब्रेड्स रूल, ब्रेड्स रूल सिंपली क्या बोलता है कि अगर आपके पास ब्रिज हेडेड कार्बन है, कौन सा ब्रिज हेडेड कार्बन कौन सा होगा? अब देखो इस कार्बन को यहां से और एक यहां पे जोड़ दिया, तो ये कार्बन ब्रिज हेडेड कार्बन है और ये कार्बन ब्रिज हेडेड कार्बन है। इस ब्रिज हेडेड कार्बन को आप प्लेनर नहीं बना सकते। प्लेनर मतलब प्लेनर नहीं होगा, मतलब या तो यहां पे पॉजिटिव चार्ज या डबल बॉन्ड नहीं आएंगे। पॉजिटिव चार्ज आ गया या डबल बॉन्ड आ गया ना, तो स्ट्रक्चर टूट जाएगी भाई, ये बन ही नहीं सकता। पॉजिटिव चार्ज ही नहीं आ सकता यहाँ पे, और ना यहाँ पे ब्रिज हेडेड कार्बन पे डबल बॉन्ड आ सकता है। ठीक है, यानी sp2 नहीं हो सकता। ये इतनी बात क्लियर हो गई? चले आगे, ये चीज समझ गए ना आप? ब्रेड्स रूल क्या बोलता है कि जो ब्रिज हेडेड कार्बन है उस पे ना तो पॉजिटिव चार्ज आएगा ना डबल बॉन्ड आएगा। जैसे अब इसमें ये ब्रिज हेडेड कार्बन है,
यहाँ पे अगर पॉजिटिव चार्ज आ गया ना, नहीं आ सकता, डबल बॉन्ड नहीं आ सकता यहाँ पे। तो इतनी बात क्लियर, यानी प्लेनर नहीं बन सकता रे यार ये चीज, ये बोला है। तो सिंपल तरीके से आपको तो याद रखना है ना कौन सी चीज, वो पॉजिटिव चार्ज और डबल बॉन्ड नहीं लाना इस पे, खत्म बात। ब्रेड्स रूल ने जो बोल दिया प्लेनर sp2 नहीं है वो नहीं है, तुम तो प्लस चार्ज और डबल बॉन्ड मत लाना यहाँ पे, ठीक है, प्लेनर हो जाएगा, टूट जाएगी स्ट्रक्चर, खत्म बात। अब देखो एग्जांपल करते हैं, आपको बताना है कौन टोटोमेरिज्म शो करेगा, कोई सा नहीं करेगा। यहां पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, एक तो ये स्ट्रक्चर है, दूसरी ये स्ट्रक्चर बनाता हूं मैं, ये हो गया यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे ये दो CH3 ग्रुप लग गए। चलो अब बताओ इसमें कौन सा करेगा, कौन सा टोटोमेरिज्म शो नहीं करेगा कीटोइनोल। देखो सबसे पहले क्या देखना होता है, इसके रेस्पेक्ट में अल्फा कार्बन देख लो, अल्फा कार्बन, फिर अल्फा हाइड्रोजन यहां पे भी है और यहां पे भी है। पर अगर यहां से अल्फा हाइड्रोजन आप निकालोगे तो डबल बॉन्ड यहां पे आ जाएगा, और डबल बॉन्ड यहां पे आया तो गलत काम। यानी मान लो यहां से अल्फा हाइड्रोजन निकाल रहे हो तो डबल बॉन्ड यहां पे आएगा ना, यही तो होगा। अरे तुम यही तो करते हो भाई, ये है, अगर यहां से हाइड्रोजन है तो इस हाइड्रोजन को निकाला तो डबल बॉन्ड यहां पे आता है, और ये डबल बॉन्ड यहां पे आया तो ये क्या है, ब्रिज एडेड कार्बन, और ब्रिज एडेड कार्बन पे डबल बॉन्ड पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है, डबल बॉन्ड या पॉजिटिव चार्ज ये पॉसिबल नहीं है। तो ये टोटोमेरिज्म यहां से तो नहीं देगा। ये यहां पर देखो, यहां पे दो हाइड्रोजन है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे दो हाइड्रोजन है, यहां से दे देगा, कोई दिक्कत नहीं है, दे देगा, चलो ठीक है। यहां से देगा तो कैसा बनेगा स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ये इसकी कीटो फॉर्म है, इसकी इनोल फॉर्म बनाओ। ये तुम्हारा ब्रिज हेडेड कार्बन, यहां पे, यहां से एक हाइड्रोजन यहां पे गया, डबल बॉन्ड यहां पे आ जाएगा, ओके। तो OH, ये डबल बॉन्ड यहां पे आ गया, तो ये बन गई इसकी इनोल फॉर्म, इनोल, वाह यार क्या राइटिंग है मेरी, इनोल फॉर्म, इनोल फॉर्म हो गई ना। अब ये देखो इसमें, इस वाले को देखो, इसमें बताओ शो करेगा या नहीं करेगा। चल इसमें देख, ये तो ब्रिज एडेड कार्बन है, यहां से तो हो ही नहीं सकता। यहां पे भी देखो अल्फा कार्बन है पर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, अल्फा कार्बन sp3 है, कोई दिक्कत नहीं है, sp3 के साथ में अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए जो नहीं है। यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो ये शो नहीं करेगा, यानी कीटोइनोल इसमें नहीं होगी। इतनी बात क्लियर, ठीक है। ये सारी चीजें ब्रेड सोल भी हो गया, कीटोइनोल की चीजें हो गई तुम्हारी। अब देखते हैं, एक बार एक पॉइंट आता है एक्टिव मेथिलीन वाला, एक्टिव मेथिलीन, टोटोमेरिज्म इन, टोटोमेरिज्म इन एक्टिव मेथिलीन। एक्टिव मेथिलीन कौन सा होगा, जैसे C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे CH3 नहीं CH2 यहाँ पे, और ये C डबल बॉन्ड OC। अब यहां पे देखो इन दोनों के बीच में ये जो हाइड्रोजन है ना, ये मोर एसिडिक हाइड्रोजन हो गया। अगर आपके पास ऐसा कंपाउंड दे रखा है कोई, और इधर आगे CH3 भी है, इधर CH3 भी है, पर एसिडिक हाइड्रोजन का ही तो करवाते हैं अपन है, सबसे ज्यादा H+ ट्रांसफर होता है इंट्रामोलिकुलर, ज्यादा एसिडिक होगा उसका ही तो होगा, तो ये मोर एसिडिक होगा, ये मोर एसिडिक होगा तो इसका ट्रांसफर होगा। जैसे कैसे होता है एक्टिव मेथिलीन में, जैसे CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O CH3।
अब यहाँ पे तो ये अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है, ये एक्टिव मेथिलीन वाला हाइड्रोजन है, तो सर अल्फा हाइड्रोजन से नहीं हो गया क्या? अल्फा हाइड्रोजन से ज्यादा एसिडिक है एक्टिव मेथिलीन वाला, और ये होते ही भाई रिंग में चिलेशन हो जाता है अगर यहां से कर लेगा ना तो, ठीक है, और चिलेशन होने के बाद में स्टेबल हो जाएगी, एक हाइड्रोजन निकलते, खत्म बात। तो इस अल्फा हाइड्रोजन को आप यहाँ पे काम में नहीं लेते हैं एक्टिव मेथिलीन केस में। ये होता है एक्टिव, ऐसा सिस्टम मिले तब आपको बोलना है एक्टिव मेथिलीन वाला सिस्टम है ये। ओके, देखो कैसे होगा, यहां से एक हाइड्रोजन जाएगा यहां पे, डबल बॉन्ड आएगा यहां पे, तो क्या बना इसका फॉर्म, देखो जैसे CH3, C यहां पे OH, ये डबल बॉन्ड आ गया, ये CH आ गया, C डबल बॉन्ड O, CH3, ये हो गया। अब ये जो OH है ना, ये O, ये H, ये H इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग के साथ किलेशन बना लेगा, किलेशन बन रहा है ना, हो रहा है, इतनी बात क्लियर समझ में आ रही है? चलो ठीक है। अब सर इसमें एक हाइड्रोजन और है यहाँ पे, और ये ऑक्सीजन भी है, तो क्या इसको यहाँ पे चला दे? क्यों चलाएगा भाई, जब कोई चीज रेजोनेंस से स्टेबल हो जाए तब वो देगा नहीं फिर। अब ये देखो, अब यहां पे इसमें रेजोनेंस है, इसमें रेजोनेंस है, और रेजोनेंस के कारण अब ये हाइड्रोजन है ना आगे नहीं जाएगा, ये निकलेगा नहीं, और ये आगे टोटोमेरिज्म नहीं करेगा, समझ गए? यानी ये एक हाइड्रोजन ही निकलता है। अगर याद रखना है ना, कॉन्सेप्ट नहीं पता, याद रखना है, ऐसे याद रख लो, एक ही एक्टिव मेथिलीन में से एक हाइड्रोजन निकलेगा, एक बार एक ऑक्सीजन पे टोटोमेरिज्म हो जाएगा बस, बाकी और इस पे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, कारण भी बता दिया मैंने, क्योंकि ये है अब रेजोनेंस में स्टेबल हो गया, किलेशन भी हो गया, रेजोनेंस में स्टेबल हो गया, रेजोनेंस में स्टेबल होने के कारण अब ये हाइड्रोजन नहीं निकलेगा, ठीक है, इतनी बात क्लियर? ये हो गई तेरी एक्टिव मेथिलीन वाला केस। अब तेरे को समझना है ये तो थी एनसीईआरटी की बात और इंपॉर्टेंट बात जो एग्जाम में आ सकती है। अब कुछ और बातें कर लेते हैं, एक मिनट देख लो, बस कॉन्सेप्ट को देख लो क्या चीजें हैं। कीटोइनॉल की बात हो गई, कीटोइनॉल में क्या किया, यहां से हाइड्रोजन को यहां पे निकाला, डबल बॉन्ड को यहां पे कर दिया, इसमें देखना था आपको अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। दूसरी बात, नाइट्रोसो ऑक्जिम वाला कंपाउंड, जैसे नाइट्रोसो ऑक्जिम वाला कंपाउंड यहां पे बता देता हूं ओपनली करके इसको, CH3 CH2 और ये डबल बॉन्ड के नाइट्रोजन के साथ डबल बॉन्ड O, ये तो हो गया एक। ये स्ट्रक्चर कौन सी होती है, ये होती है नाइट्रोसो, नाइट्रोसो, अरे नाइट्रोसो रहे, ठीक है। अब इसका अगर अपन ऑक्जिम बनाना चाहे तो ऑक्जिम तो पता है ना, अब क्या होगा इसमें देखो, इसके सापेक्ष से अल्फा कार्बन कौन सा है, ये वाला अल्फा है ना, ये वाला अल्फा है, यहां से हाइड्रोजन उठाओ और यहां पे लगाओ, ठीक है, हाइड्रोजन उठाओगे तो क्या होगा, यहां से हाइड्रोजन निकाल के यहां पे दो, डबल बॉन्ड को यहां पे भेज दो, ओके, ये हो गया, इसका ऑक्जिम बन गया, कैसे बना, CH3 CH डबल बॉन्ड N, ठीक है, और यहां पे सिंगल बॉन्ड के साथ OH जुड़ गया, समझ आ गई बात? ये कौन सी स्ट्रक्चर बनेगी, वो नाइट्रोसो है, ये ऑक्सिजन। क्या किया, अल्फा कार्बन को उठा के ऑक्सीजन के पास ले गए और डबल बॉन्ड को उठा के यहां पे ले आए। कीटोइनॉल में भी तो यही कर रहे थे तुम, यही तो किया कीटोइनॉल में, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, इसमें क्या किया, इस हाइड्रोजन को यहां पे ले गए, डबल बॉन्ड को यहां पे लाना है, बस इतना सा बात करना है और कुछ नहीं है। ये नाइट्रोसो ऑक्सिम एक एग्जांपल से बता दिया भाई, एनसीईआरटी में नहीं है तो इस पे ज्यादा डिटेल डिस्कशन नहीं करना है, जो चीजें अपने नीट में आ सकती है वही चीजें, पीवाईक्यू में एक बार बहुत पहले पूछा हुआ है इसलिए मैंने डिस्कस किया, नाइट्रोसो ऑक्सिम वाला, ठीक है, ये नाइट्रोसो वो ऑक्सिम हो गया। अब नाइट्रो और एसी नाइट्रो की बात कर लेते हैं। तो देखो नाइट्रो और एसी नाइट्रो में क्या करना है आपको, ये ग्रुप है ना,
इसके रेस्पेक्ट में देखो ये अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे है, इस अल्फा हाइड्रोजन को यहाँ पे लेके जाना है ऑक्सीजन पे, ओके, और डबल बॉन्ड को यहाँ पे ले आओगे, जैसे CH3 CH2 बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड O, यहाँ पे ऑक्सीजन है। अब देखो इस ग्रुप, ये नाइट्रोसो है ना, ये नाइट्रो है ना, एन डबल ओ नाइट्रो है ना, ये नाइट्रो है। अब क्या करना है, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन है, अल्फा हाइड्रोजन को यहां से उठाया, अल्फा हाइड्रोजन गया ऑक्सीजन पे और डबल बॉन्ड का आया यहां पे, ठीक है। अब बना दो, क्या बन जाएगा, CH3, यहां पे रह गया CH और ये डबल बॉन्ड आ गया नाइट्रोजन, यहां से सिंगल बॉन्ड के साथ OH जुड़ गया और ये ऑक्सीजन रह गया, ठीक है। ये बन गया एसी नाइट्रो, ये इसका एसी नाइट्रो फॉर्म हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं इमीन और इनामीन। इमीन और इनामीन में क्या करना है वो देखो, NH के रेस्पेक्ट में देख लो, ये NH, ये वाला ग्रुप कौन सा है, ये इमीन है, ये क्या है, इमीन है। अब इमीन का एनामीन बनाना है, कैसे बनाओगे देखो, CH3 CH डबल बॉन्ड NH, ये कौन सा ग्रुप है, इमीन वाला, इमीन वाला है, इसका इनामीन बनाना है, कैसे बनाओगे, वही प्रोसेस आपको क्या करना है, क्या है, अल्फा कार्बन पे अल्फा हाइड्रोजन है कि नहीं है, ये अल्फा हो गया ना इसके रेस्पेक्ट में, इस ग्रुप के रेस्पेक्ट में क्या हो गया, अल्फा हो गया, यहां से एक हाइड्रोजन यहां पे दे दो और डबल बॉन्ड को यहां पे ले आओ, ठीक है। तो ये बन गया इमीन का इनामीन बन गया। तो कैसे बनाओगे, CH, यहां से एक हाइड्रोजन गया तो CH2 डबल बॉन्ड CH और यहां पे सिंगल बॉन्ड के साथ NH2 बन गया, ये हो गया इनामीन, ठीक है, ये हो गया। अब देखो लास्ट में आता है अमाइड और इमिडोल, अमाइड और इमिडोल, ये C डबल बॉन्ड हो NH2 क्या है, अमाइड है, ये अमाइड है, और ये कौन सा है, इमिडोल। अब अमाइड और इमिडोल में तो भाई अल्फा हाइड्रोजन का सिस्टम नहीं है, यहां पे अमाइड और इमिडोल में कौन सा ग्रुप है, देखो एक चीज समझ लो, एक बार इसको भी बता ही देता हूं, सारी चीजें बताइए तो, जैसे CH3 C डबल बॉन्ड O NH2, ये कौन सा है, अमाइड, ये चीज अमाइड है ना। अमाइड और इमिडोल में क्या होता है, इसमें अल्फा कार्बन वाला नहीं लेंगे, नहीं लेंगे मतलब नहीं लेंगे। अमाइड में क्या होता है, यहां जो NH2 है, NH2 का हाइड्रोजन ऑक्सीजन पे जाता है, डबल बॉन्ड यहां पे आता है, अल्फा कार्बन से नहीं लेते, अल्फा हाइड्रोजन नहीं लेते। अल्फा हाइड्रोजन कहां कहां पे नहीं लेते, अब ये दो चीज याद रख लो, एक तो एक्टिव मेथिलीन में अल्फा हाइड्रोजन नहीं यूज करते, और दूसरा एमाइड वाले, एमाइड और इमिडोल वाले में। तो इसका क्या बन जाएगा, इमिडोल बन जाएगा, और इमिडोल कैसे बनेगा, CH3, ठीक है, C यहां पे OH और ये NH बन गया, और यहां पे डबल बॉन्ड लग गया, तो ये क्या बन गया, इमिडोल बन गया। ये कौन सा फॉर्म हो गया, इमिडोल, ठीक है। तो ये चीज हो गई टोटोमेरिज्म की। अब एक चीज मैं आपको रटवा दूं या बता दूं, एक ट्रिक है कि कोई भी कंपाउंड है उसमें कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर होंगे, स्ट्रक्चरल आइसोमर के सारे पार्ट हो गए, अब कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर होंगे वो मैं बता देता हूं। एक बार इस पॉइंट की आप स्क्रीनशॉट ले लो, ये इंपॉर्टेंट है, आपको सारा रिवीजन करना है, इस पॉइंट से कर लेना, सारी चीजें लिखी हुई है, ठीक है, स्क्रीनशॉट लो एक बार। अब देखो स्ट्रक्चरल आइसोमर कैसे बनाने, या तो आप टोटल स्ट्रक्चर आइसोमर बना के देख लो, और बना के देखने में भाई 5, 9, 18, 35 इतने बना के देखने का तो टाइम होगा नहीं आपके पास, तो आप सीधा रट सकते हो, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन। 10 के लिए बना रखी है ट्रिक, 3 बार 1 है, फिर 2 3, फिर 5 9, 9 दूनी 18,
और 18 दूना 36 होता है तो 35 लिख लो, 35 दूना 70 होता है तो 75 लिख लो। ठीक है, ये ट्रिक ऐसे याद कर लेना तू। ठीक है, वैसे बनाना बता देता हूं। जैसे आपके पास एक एग्जांपल से C4H8 के टोटल आइसोमर स्ट्रक्चर ये बनाने हैं। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, टोटल पूछा है ना, तो टोटल पूछा है तो आप देखोगे कि इसमें एल्कीन यानी डबल बॉन्ड वाले कितने हो सकते हैं, या आप देखोगे इसमें रिंग भी बन सकती है C4H8 की। तो क्या निकालो, इसके लिए सबसे पहले इसकी DU निकाल के चेक करते हैं। DU निकालेंगे तो DU का फॉर्मूला होता है 2C + 2 + N - H - X / 2। अब देखो DU कितनी आ गई, 2 कार्बन 4 + 2 - 8 बटा 2 4 है ना, ये 8 है तो 2C 4 दूनी 8 और 2 कितने हो गए 10, 10 - 8 2 यानी DU 1 हो गई। एक ही DU का मतलब या तो एक डबल बॉन्ड है या एक इसमें रिंग है, यही तो बात होगी। ठीक है, अब अपन डबल बॉन्ड वाले बना लेते हैं, यानी एल्कीन के डबल बॉन्ड वाले इसके आइसोमर बनाते हैं। जैसे 4 कार्बन है तो आप इन 4 कार्बन को ऐसे बना लिया, एक यहां पे डबल बॉन्ड लगा दिया, एक तो ये बन गया, दूसरा आप इसी डबल बॉन्ड को इस पोजीशन पे लगा सकते हैं। ठीक है, तीसरा आप क्या करो, डबल बॉन्ड यहां पे रहने दो और एक कार्बन यहां पे लगा दो, तो 3 आइसोमर बन गए, 3 के अलावा चौथा नहीं बनेगा। ठीक है, 3 ये बन गए। अगर रिंग की बात कर रहे हो, रिंग में कैसे बनेंगे कि 4 कार्बन की रिंग है, या तो DU 1 है ना, DU 1 रखनी है, ये लो एक रिंग ये बन गई। 4 कार्बन है आपके पास तो आप ऐसी भी रिंग बना सकते हो ना, और एक CH3 ग्रुप यहाँ पे लगा सकते हो, तो 3 की रिंग और एक CH3 बार, यानी 2 तो ये बन गए और 3 ये आइसोमर बन गए इसके। ठीक है, तो इस प्रकार अगर दे दिया जाए आपको तो आप ऐसे बना सकते हैं। या एल्केन वाली सीरीज है ना, तो उसके तो सीधे ही मैंने पूरे ट्रिक बना रखी है, ऐसे याद कर सकते हो आप। 3 बार 1 याद करना है, कैसे, C3 तक तो 3 बार 1 है, फिर 2 याद रह जाएगा, 3 याद रह जाएगा, 5 भी याद रह जाएगा। ठीक है, फिर 9 भी याद रह जाएगा, फिर 9 दूनी 18 होता है, ये याद रह जाएगा, 18 दूना 36 होता है, तो एक कम कर दो 35, 35 दूना 70, 5 बढ़ा दो 75, तो ये याद रह जाएगा आपको। ठीक है, करस्पॉन्डिंग ये चीजें याद हो गई। तो ये हुआ स्ट्रक्चरल आइसोमर पूरा। अब अपन जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म और कन्फर्मर ये पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में अपन GI शुरू कर देंगे, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ओके, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में।